चलो शुरू करते हैं। तो हमारा कोर्स चल रहा है बेसिकली ब्लॉकचेन ए टू जेड। आई होप कि तुम लोगों को मजा आ रहा हो, थोड़ा ब्लॉकचेन में इंटरेस्ट आ रहा हो, और मेरे पढ़ाई के तरीके से कोई दिक्कत ना हो। अ, अभी तक हमने जितना कंप्लीट कराया है, हमने देख लिया व्हाट इज ब्लॉकचेन, SHA-256 एल्गोरिदम, इम्यूटेबल लेजर, पीयर टू पीयर नेटवर्क, नॉन्स एंड माइनिंग। हमारा अभी का टारगेट यही है कि हम लोग नॉन्स एंड माइनिंग को थोड़ा और बेहतर समझे, क्योंकि कल जो जितना मैंने बताया था उस हिसाब से मुझे लगा कि एट द एंड ऑफ द डे नॉन्स एंड माइनिंग में तुम लोग में से काफी लोगों को कंफ्यूजन था। तो आज का सबसे पहला टारगेट हम यही रखेंगे कि नॉन्स एंड माइनिंग को हम लोग थोड़ा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें, और उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ये वाला टॉपिक, क्रिप्टोग्राफिक पजल क्या होता है, और उसको समझने की कोशिश करेंगे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना ये तो? हाँ, ठीक है। उसके बाद आज का हमारा अगला ये रहेगा कि कंसेंसस प्रोटोकॉल क्या होते हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। बाइजेंटीन फॉल्ट टॉलरेंस क्या होगा, पहले हम लोग बाइजेंटीन फॉल्ट टॉलरेंस देखेंगे, उसके बाद कंसेंसस प्रोटोकॉल देखेंगे। फिर वन ऑफ द कंसेंसस प्रोटोकॉल्स, काफी सारे कंसेंसस प्रोटोकॉल्स होते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए, ना नॉट ओनली ब्लॉकचेन। काफी सारे कंसेंसस प्रोटोकॉल होते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए, जिसमें और दूसरे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का भी मैं एग्जांपल दूंगा, आगे आएगा बहुत सारे। तो वो भी तुम लोग देख के समझोगे। प्रूफ ऑफ वर्क एक जो सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा मोस्टली यूज्ड ब्लॉकचेन एटमॉस्फेयर, ब्लॉकचेन अम्ब्रेला के अंदर जो सबसे ज्यादा यूज्ड, ऑलमोस्ट 60 to 80% ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में प्रूफ ऑफ वर्क का ही यूज किया जाता है। तो हम लोग प्रूफ ऑफ वर्क समझेंगे, और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आज अगर टाइम मिल पाए तो थोड़ा सा तुम्हें पाइथन फंडामेंटल्स भी बता दूं, जैसे कि तुमने ग्रुप में बोला था कि थोड़ा बता देने के लिए, रिवाइज करा देने के लिए, या जैसे भी। तो आज हमारा क्लास 2 है, ब्लॉकचेन इंट्यूशन का ही के ही पार्ट पे अभी तक है हम लोग। क्या, अच्छा, ये वाला डेफिनेशन पढ़ के मुझे बताओ कि इसमें क्या क्या तुम्हें अभी तक समझ में आ चुका है। A blockchain is a peer-to-peer distributed ledger forged by consensus। यहाँ पे हमें काफी सारे पॉइंट्स मिले, एक ही लाइन में हमें काफी सारे पॉइंट्स मिले, अलग अलग करके समझते हैं। पीयर टू पीयर, यार ये तो दिखाई नहीं दे रहा है। पीयर टू पीयर, दूसरा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, एंड तीसरा हमारा कंसेंसस। तो इन तीनों को क्या तुम लोग समझ पाए हो? इन तीनों चीजों को अभी तक हम लोग थोड़ा थोड़ा जाने, कंसेंसस तो उतना नहीं, बट ये दोनों तो समझ में आ गया होगा मैं मानता हूँ। यस सर। सभी को? आयुष, आयुष मीटिंग में हो ना? हेलो, हाँ। एक यस नो वाला भी बनाइए दो ना, एक वो क्विज में। ठीक है। वो भी भेज के ऐसे चैट में लिख दे, आधे लोग लिखते आधे नहीं लिखते, समझ में ही नहीं आता। ठीक है। हाँ, काफियों ने बोला कि आ गया, ठीक है। फर्स्ट बाय कंसेंसस अरे मैं कंबाइंड विद सिस्टम ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। क्या? हेलो, अरे मैं हाँ भाई। होस्ट तुम हो तो पोल्स बनाने का तुम्हारे पास हो सकता है। पोल्स मैं नहीं बनाऊंगा, पोल्स मैं लॉन्च कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा, छोड़ो, फिर अगले क्लास से देखा जाएगा, नहीं तो वापस लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है। तो विथ सिस्टम ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये क्या चीज़ है, ये हम लोग काफी बाद में पढ़ेंगे, इस पे अभी ध्यान नहीं दो। ये जब हम लोग एक्चुअल ब्लॉकचेन बना लेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और उसको डिप्लॉय कैसे करते हैं, एंड अदर असिस्टिव टेक्नोलॉजीज। इसके अलावा ब्लॉकचेन या डिसेंट्रलाइज स्फीयर में बहुत सारे टेक्नोलॉजीज होते हैं, जैसे कि एक का नाम शायद तुमने सुना होगा, IPFS। मेरे राइटिंग पे कोई जज मत करना। IPFS, इसको कहते हैं हम लोग इंटर प्लानिटरी फाइल सिस्टम। ये भी हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग एक्चुअल ब्लॉकचेन अपना बनाएंगे, और ब्लॉकचेन को अगर हम लोग जो हमारा वॉस्प कॉइन था
वॉस्प कॉइन जब हम लोग बनाएंगे, वॉस्प कॉइन को जब हम लोग इथीरियम ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय करेंगे, तब हम लोग जानेंगे कि IPFS क्या होता है। Together, these can be used to build a new generation of transactional application that establishes trust, accountability, transparency at its core while streamlining business process and legal constraint. तो ये तो तुम, मैं मान सकता हूँ कि ट्रस्ट वाला पार्ट, अकाउंटेबिलिटी वाला पार्ट और ट्रांसपेरेंसी वाला पार्ट समझ चुके हो कि कैसे जनरेट होता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क, डिसेंट्रलाइज लेजर टेक्नोलॉजी और बाकी के ब्लॉकचेन के सिस्टम जो अभी तक तुम लोग पढ़े हो, उससे समझ में आता है कि ये अकाउंटेबल कैसे बन रहा है, ट्रांसपेरेंसी कैसे आ रही है और ट्रस्ट कैसे बन रहा है। स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस ऑफ लीगल प्रोसेस एंड लीगल कंस्ट्रेंट, ये कैसे होता है, ये भी थोड़ा थोड़ा आइडिया तुम्हें आ गया होगा। आगे धीरे धीरे जब डिसेंट्रलाइज पेयर में जाओगे तो समझ में आते जाएगा कि कैसे ब्लॉकचेन सिस्टम यूज करना इज मच फास्टर देन जो ट्रेडिशनल सिस्टम यूज करते हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है सैप। सैप एक नॉर्मल सिस्टम यूज करती है अपने डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। उसको, उसके प्रोसेस से कितना ज्यादा तेज हम लोग कर सकते हैं ब्लॉकचेन को, ये हम लोग आगे जब तुम और डिसेंट्रलाइज स्फीयर में घुसना शुरू करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। हाँ, एक चीज जो मैंने कल बताया था उसका एक करेक्शन है। कई जगह पे मैंने बाद में देखा कि नॉन्स का फुल फॉर्म ना नंबर ओनली यूज्ड वंस लिखा हुआ है। मैंने जब पढ़ा था तब उसमें मेरा नॉनसेंस दिया हुआ था। जिस पेपर में मैंने पढ़ा था, कोई कोर्स से नहीं पढ़ा था, मैंने एक पेपर से पढ़ा था और उसमें उसका मीनिंग नॉनसेंस दिया हुआ था। तो शायद उसका किसी ने निकाल दिया कुछ एक्रोनिम बना के। बट मैं ये बता सकता हूँ कि जो मिस्टर नाकामोटो का पेपर था, सतोशी नाकामोटो का ओरिजिनल पेपर था, जिसमें नॉन्स का पहली बार जिक्र है, उसमें नॉन्स का मतलब नॉनसेंस ही है। बट आज के नेट पे अगर तुम जाके गूगल करते हो तो तुम्हें नॉन्स का आता है नंबर ओनली यूज्ड वंस। ठीक है, स्क्रीन अच्छे से दिख रहा है? हम्म, बोल सकते हो, अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो यही मैं जो बोल रहा था कि क्रिप्टोग्राफिक पजल के तरीके से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये वाले पार्ट में काफी लोगों को कंफ्यूजन आया था कल। तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। लेट्स अज्यूम ये हमारा एक लार्जेस्ट सेक्शन है। हमारा जो कोड रहेगा, हमारा जो हेक्साडेसिमल कोड आएगा, वो कैसा आएगा जो मैंने बताया था, 64 बिट का आएगा। हालांकि यहाँ पे मैंने 16 बिट का एग्जांपल दिया है, बट 64 बिट का आएगा। तो हम लोग एक बार जनरेट करके देखते हैं। शेयर फुल स्क्रीन। एक हम लोग रैंडम कोड जनरेटर, रैंडम नंबर जनरेटर हेक्साडेसिमल का, एक हेक्साडेसिमल रैंडम नंबर हम लोग जनरेट करते हैं जो हमारा रहेगा 64 डिजिट्स का। ऐसे क्या है, एक जनरेट कर ले, कुछ भी रैंडम नंबर है। ये हमने यहाँ पे डाला, जैसे मान लो एक एक्सट्रा ये रैंडम नंबर जो भी हमारा, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, 64 बिट का है, 64 कैरेक्टर्स हैं इसमें। हेक्साडेसिमल नंबर सबको समझ में आता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इट इज जस्ट नॉर्मल नंबर, बस उसमें कैरेक्टर्स हमारे नॉर्मल नंबर में 0 से 9 तक जाते हैं, हेक्साडेसिमल में 0 से 9 के आगे भी जाते हैं, जिसमें वो आता है हमारा ABCDEF। हेक्साडेसिमल का मतलब हुआ 16, यानी कि टोटल कैरेक्टर 16 होते हैं हमारे। तो ये ज्यादा बड़ा नंबर है। अगर इसको नॉर्मल डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा ये। ठीक है, खैर वो हमारा इंटरेस्ट का पार्ट नहीं। तो ये हेक्साडेसिमल कोड रहा, कुछ भी। अब क्या हम लोगों को करना है कि हम लोग, ये निकला कैसे, ये जो हेक्साडेसिमल कोड है, अब ऐसे तो मैंने रैंडम जनरेट किया है, बट जैसे मैंने कल एप्लीकेशन करके दिखाया था एक वेबसाइट पे, उसके अनुसार हम लोग देखें तो ये निकला कैसे है।
ये यहाँ जो नॉन्स की डेटा है उसको उठाया है, ये ब्लॉक नंबर को उठाया है, ये वाला जो डेटा है टोटल उसको उठाया है, और प्रीवियस हैश जो था हमारा उसको उठाया है। उन सबको SHA-256 एल्गोरिदम जो मैंने कल पढ़ाया था उससे के थ्रू पास किया है, और ये एक हेक्साडेसिमल नंबर बन गया। अब क्या हुआ कि अब मुझे ये बताओ कोई सोच के कि ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, ये टोटल 64 का लो स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगा? एनीवन? सर 0 से लेकर मतलब अगर सारे एफ हो जाए, मतलब 64 राइट, जितने बिट्स हैं वो सारे एफ हो जाए। तो जीरो, अब गिनने मत बैठना कितना जीरो है। ये मान लो 64 जीरोस है, ये हमारा यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे ये आएगा, और अगर यही सारा, ये मान लो 64 एफ आ जाएंगे इसमें। कोई गिनने नहीं बैठना अभी, ये मैं मानता हूँ 64 एफ आ गए हमारे, ये हमारा लार्जेस्ट है। तो क्या तुम एक बार अज्यूम करके देखो कि ये जो पूरा एरिया है ना, इसमें एरिया वाइज हमने नंबर्स रख दिए हैं सारे, जीरो से लेके सारे एफ तक, यानी कि वो सारे एफ वाले नंबर इस पॉइंट पे आ रहे हैं। इसको ग्राफिकली समझ के देखो एक बार, सारे एफ वाले जो नंबर है वो ये वाला पॉइंट है, लास्ट वाला फारदेस्ट पॉइंट, और सारे जीरो वाला नंबर है वो यहाँ है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में सारे नंबर आ गए हमारे, जितना हेक्साडेसिमल 64 बिट के नंबर से जितना टोटल हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सारा आ गया यहाँ पे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो बोलते जाओ, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो रोको मुझे। यस सर। हाँ, तो अगर सारे आ जाते हैं यहाँ से यहाँ के बीच में, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ पे हम लोग अपना कोड चलाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने ये डेटा उठाया, ये डेटा उठाया, ये डेटा उठाया, सारा चीज उठाया, और सबको SHA-256 से मान लो क्रॉस किया, तो हमारा जो नंबर आया ऐसा आया कुछ, और ये पॉइंट कर रहा है यहाँ पे। अब इसमें देखना है कि हमारे जो टारगेट हमने रखा था ना 0000, वो एक लाइन बना दिया इसको। 0000 का मतलब मैंने बताया था कि किसी एक डिजिट से कम है, किसी एक सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट से कम है। ये मैं चीज इसको और क्लियर करने के लिए ऐसे दिखा सकता हूँ कि स्टार्टिंग के 4 जीरो का मतलब क्या हुआ, एक नॉर्मल डेसिमल नंबर के तरीके से हम लोग देखें, स्टार्टिंग के 4 जीरो का मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग का 8 डिजिट का पूरा नंबर है और उसको हम लोग कह रहे हैं कि स्टार्टिंग के 4 जीरो है, तो इसको हम लोग इसका यही मतलब हुआ ना कि हमारा जो नंबर है वो 10,000 से कम है। हमारा नंबर 10,000 से कम है क्या? ये कहना और Yes, sir. स्टार्टिंग का 4 जीरो है, Yes, ये sir. कहना सेम बात है। यस Yes. तो 10,000 से कम है, ये चीज यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं। इससे तो क्या समझ में आ रहा है कि इस एरिया के नीचे है सारा चीज? Yes. यस क्या यस इस सर, एरिया यस के सर। नीचे है सारा चीज? ये समझ में आ रहा है? तो हम लोग को ये करना है कि ऐसा कुछ हैश निकालना है, हमें ऐसा कुछ हैश निकालना है कि ये जो पॉइंट कर रहा है इस एरिया की तरह, अगर समझो इस ग्राफिकल वे में अगर समझो, तो ये जो पॉइंटर है हमारा, जो इस ग्राफ में कहाँ पे वो हेक्स से ये पॉइंट कर रहा है, ये चीज इस रीजन में आए, इस रीजन में आए। समझ में आया? इस हाँ। रीजन में आए। तो जैसे कि अगर हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि 23 हमने नॉन्स माना, नॉन्स हमने 23 माना हुआ है। अब एक चीज तुमने पहले पहले मैं SHA-256 की प्रॉपर्टीज बताते वक्त मैंने बताया था कि जो जो भी एल्गोरिदम हम लोग यूज करते हैं उससे बहुत रैंडम सा नंबर आता है, उससे कुछ भी नंबर आ सकता है, हम लोग बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या थोड़ा सा चेंज में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा था वहां पे, और रैंडम चेंज आ रहा था? तो यहाँ पे जैसे हमने 23 यहाँ पे नॉन्स का थोड़ा सा ही चेंज लाया, 23 की जगह 25 कर दिया, तो वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया है। देखो वो यहाँ से इतना नीचे पहुंच गया। तो ये देखिए क्या हम तुम्हारे अंदर ये बात आएगी कि शायद 27 करेंगे तो और नीचे आएगा, 26 करेंगे तो और नीचे आएगा, 27 करेंगे तो और नीचे आएगा। बट ऐसा होता नहीं है। SHA-256 ऑलमोस्ट एज रैंडम एज पॉसिबल, हम लोग जितना आज तक का कंप्यूटर साइंस जितना रैंडम कर सका है एक नंबर ऑफ डिजिट्स को,
उतना रैंडम करके हम लोग SHA-256 तक पहुंचे हैं। इससे ज्यादा रैंडम करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत कम अवेलेबल है। उसके लिए तुमको सुपर कंप्यूटर्स लग जाएंगे। नॉर्मल कंप्यूटर्स के लिए SHA-256 इज अ स्टैंडर्ड। उससे ज्यादा अगर करना है, मतलब SHA इज अ स्टैंडर्ड, इसका नेम ही है स्टैंडर्ड हैशिंग एल्गोरिदम। इससे ज्यादा रैंडम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो मतलब SHA का और भी आता है, ऐसा नहीं कि SHA-256 ही सबसे ज्यादा पीक है। SHA-8 भी आता है, वो 8 बिट का नंबर निकालेगा। SHA-512 भी आता है, वो तुम्हारा 128 बिट का नंबर निकालता है, और ऐसे सो ऑन। बट हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जैसे ये देखो, तुम्हें ये आइडिया लगेगा कि 23 से हम 25 पे गए तो नीचे आ गए, तो 27 और नीचे आएगा, बट ऐसा होता नहीं है। 27 भी एक रैंडम होता है। फिर एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे हम लोग गए 27 से, और यहाँ पहुंच गए हम लोग 566 पे, ये भी इसी रीजन में आया। फिर हमने एक और टेस्ट किया 12 यहाँ से देखो 23 से यहाँ यहाँ सारे बढ़ते गए हैं, बट यहाँ पे कम आ गया, यानी कि कुछ भी रैंडम हो रहा है। कहने का मतलब यही है कि कुछ भी रैंडम हो रहा है। बट फिर हमने 56 टेस्ट किया, ये मैच कर गया, एंड वी आर वेल एंड गुड। इसके लास्ट के 4 डिजिट हेक्स के डिजिट 00 है, यानी कि दूसरे शब्दों में हम लोग कहें तो ये एक सर्टेन नंबर से, सर्टेन हेक्साडेसिमल नंबर से छोटा है। दैट इज क्लियर एवरीवन? ये कॉन्सेप्ट क्या अब क्लियर हुआ थोड़ा सा? नॉन्स क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है? Yes, sir. अच्छा, अब एक और चीज मैं समझाना चाहता हूँ बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस में चलने से पहले। चलो, इसका मैंने बनाया नहीं है, ये थोड़ा सा एक सेकंड को। एक और तुम में से किसी ने कल पूछा था मेरे से कि हम लोग ये ट्रबल लाए ही क्यों, प्रेजेंट करें ही क्यों? तो देखो, हमारा सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि ये ब्लॉकचेन को चलाए रखना है। सबसे मेन रिक्वायरमेंट हमारा क्या है? ब्लॉकचेन चलते रहे। तो ब्लॉकचेन जो है हमारा, उसको चलते रहे, उसको चलाने के लिए हमें नोड्स चाहिए। ऐसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ऑपरेशन कीप द ब्लॉकचेन ऑपरेटिंग। ये करने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है? जो अभी तक तुम लोग इतना पढ़ चुके हो कि ये चीज समझ लो, इसका आंसर दे दो कि ये करने के लिए हमें चाहिए नोड्स। ये करने के लिए हमें चाहिए नोड्स। और नोड्स चलाने पे क्या क्या रिक्वायरमेंट आता है? एक नोड के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है? अगर तुम एक नोड बनते हो, तो मैंने कल ये बताया था कि करीबन करीबन तुमको 1 TB ऑफ डेटा अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे देना पड़ता है। इथीरियम का नोड मैंने डाउनलोड करने का देखा था, टेस्टनेट नहीं, मेन नेट का। टेस्टनेट तो छोटा होता है जिसपे हम लोग डेवलपमेंट करते हैं। मेन नेट जो उसका होता है, जिसके लिए तुम एक प्रॉपर नोड बनते हो जो यूज करके, वो 1.5 TB का है। 1.5 टेराबाइट स्पेस लेता है। एंड इसके लिए तुमको एकदम, मतलब अगर एक नोड बनना है ना, तो कंप्यूटर पे इतना ज्यादा लोड आएगा ना कि तुमको एटलीस्ट 3060 Ti, ये GTX RTX 3060 Ti की जरूरत पड़ती है एटलीस्ट। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड इंडस्ट्री वर्जन है कि 36 RTX 3060 Ti। तुम में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। ये एक जीपीयू है, एनवीडिया की तरफ से जीपीयू है ये। गेमिंग और क्रिप्टो माइनिंग के लिए हालांकि एनवीडिया अलग से एक सीरीज निकालता है, बट ये क्रिप्टो माइनिंग के लिए स्टैंडर्ड एक माना जाता है, RTX 3060 Ti। और ये जो है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आता है इन इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी लेता है। हाँ, 3060 में भी चल सकता है अगर 3060 Ti ना हो, बट फिर तुम्हारा कुछ गेन नहीं हो पाएगा, तुम compete नहीं कर पाओगे उनसे जो बड़े माइनर्स है। तो एज सच तुम्हारा कोई खास गेन नहीं होने वाला है क्रिप्टो माइनिंग से अपने लैपटॉप पे करने पे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जा रहे थे। देखो, सबसे पहला काम, हमारा टास्क क्या था? हमारा एम ये है, एम जो है हमारा ये है
कीप द ब्लॉकचेन ऑपरेटिंग, और ऑपरेट करता कौन है? नोड्स हमारे नोड्स करते हैं, और नोड्स को ऑपरेट करने में इतना खर्चा आ रहा है, तो अब उनका खर्चा हमें कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा ताकि वो ये खर्चा करे। ये खर्चा करने के लिए हमें उन्हें इंसेंटिव जो हम लोग देते हैं वो होता है हमारा, जो हमारा इंसेंटिव यहाँ पे आया वो हम देते हैं कुछ क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो कॉइन्स, लिख दो ज्यादा सही हुआ। कॉइन्स टर्म ही यूज किया जाता है हर जगह ब्लॉकचेन स्फीयर में क्रिप्टो करेंसी के लिए, तो क्रिप्टो कॉइन्स हम लोग उनको देते हैं, क्रिप्टो कॉइन्स देते हैं। अब ऐसा है कि अगर उनका टास्क बहुत आसान रहा, अब अगर हम लोग मान लो ये वाला कॉन्सेप्ट लाते ही नहीं है, जस्ट इमेजिन कि हमने जो यहाँ पे नॉन्स वाला कॉन्सेप्ट लाया था वो हमारा आया ही नहीं, नॉन्स का कॉन्सेप्ट हमने अगर नहीं लाया तो उनका काम बहुत आसान हो जाएगा। ब्लॉक को माइन करने में क्या ही है, 1 सेकंड का काम है, उसको ब्लॉक को उठाना और रख देना है उस पर, बस इतना सा काम है। ब्लॉक को अगर हम लोग ये वाला कंडीशन हटाए नहीं तो कुछ भी रैंडम हैश जनरेट करो, क्या फर्क पड़ता है। तो नॉन्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया, लेस देन समथिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आया, तो वो आराम से उठा के और रख सकते हैं। तो उनको हम लोग कोई इंसेंटिव देने का हमारे पास पैसा नहीं बचा, क्योंकि फिर वैसा हो जाएगा ना कि हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक नया ब्लॉक एंटर हो जाएगा ब्लॉकचेन में, और उससे यानी कि ये जो हमारा टास्क था एक ब्लॉक को उठा के रैंडम हैश करके और ब्लॉकचेन पे रखना, ये ऑलमोस्ट 1 सेकंड में 10,000 से 20,000 बार कोई भी पीयर टू पीयर नेटवर्क पे हम लोग कर सकते हैं। इवन अगर हम उसको बूस्ट करते हैं, उसमें हम लोग अच्छे कंप्यूटर्स लगाते हैं, तो वो अराउंड, मैंने सर्च किया था, ये तुम लोग वेरीफाई कर सकते हो, 100 मिलियन ट्रांजैक्शंस, 100 मिलियन ब्लॉक्स हम लोग 1 सेकंड इनपुट कर सकते हैं अगर हम लोग कोई टाइप का ये पजल जो हम लोग नॉन्स वाला लगा रहे हैं, ये अगर हम लोग नहीं लगाते हैं तो हम लोग एक कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर यूज करके इस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं कि 100 मिलियन ब्लॉक्स पर सेकंड हम लोग इनपुट कर सकते हैं पर सेकंड। इतने ब्लॉक्स हम लोग ब्लॉकचेन में अगर कोई कंसेंसस नहीं लगाते तो इनपुट कर सकते हैं। तो क्या इससे तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि इतने तो ट्रांजैक्शन पर सेकंड होते नहीं है। अगर हम लोग चेक करें कि ब्लॉकचेन के ट्रांजैक्शंस पर सेकंड कितने होते हैं बिटकॉइन के, पूरा स्क्रीन दिख, मतलब क्रोम खुला ना अभी? यस कितने होते हैं अराउंड पर सेकंड? इज अराउंड 3 to 7, जस्ट 3 to 7, बस 3 से 7 होते हो, और हम लोग की कैपेसिटी है 100 मिलियन पर सेकंड ब्लॉक्स बनाने की। तो तुम लोग खुद इमेजिन कर सकते हो कि ये वाला चीज काम नहीं करेगा, ये तुरंत ही सिस्टम ही हमारा बैठ जाएगा। ये नॉर्मल कंप्यूटर की स्पीड नहीं दे रहा हूँ, इतनी क्लॉक स्पीड नहीं होती है किसी कंप्यूटर की, ये सुपर कंप्यूटर का बात कर रहा हूँ। बट हमारा मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना पैसा है कि सुपर कंप्यूटर में इन्वेस्ट कर सके और ये चीज कर सके। बट फिर क्या होता है, अब इसी चीज को हम लोग कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए एक चैलेंज लाए हैं, चैलेंज लाते हैं जो क्रिप्टोग्राफिक पजल होता है। और वो पजल क्या करता है कि इस वाले टास्क को, नोड्स को एक इंसेंटिव तो हम लोग दे दिए क्रिप्टो करेंसी में। अब नोड्स के टास्क को, जो नोड्स क्या टास्क कर रहे थे हमारे, वो हमारा नॉन्स ढूंढ रहे थे, और नॉन्स ढूंढना मुश्किल बना देता है पजल हमारा। तो इससे क्या फायदा हुआ ये तुम्हें समझ में आ गया? कल जो कुछ लोग कंफ्यूज थे, कल कुछ लोग कंफ्यूज होकर मेरे से पूछ रहे थे कि हम लोग ये चीज करते ही क्यों है, इसमें इतना सारा एनर्जी वेस्ट हो रहा है, और काफी सारे नेचुरली भी अगर तुम रिपोर्ट्स पढ़ोगे तो नेचुरल, आई मीन जो ग्लोबल वार्मिंग है उस पे भी इम्पैक्ट डाल रहा है तुम्हारा ये क्रिप्टोस्फेयर, एंड इससे काफी लॉसेस भी है। बट फिर इनको इंसेंटिव देने का कारण क्या हुआ ये तो तुम समझ गए, ताकि उस कंप्यूटेशन स्पीड को जहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं उसको चेक में लाया जाए, उसको रोका जाए, और बाकी सारी चीजें भी सर सही सही काम कर पाए। सर मैं ये कह रहा था कि सर जैसे जो क्रिप्टोग्राफिक पजल जो है
उसको हम्म। क्या ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि वो जो रियल लाइफ वैल्यू है उस बिटकॉइन की, मतलब उस क्रिप्टो कॉइन की, वो भी रिफ्लेक्ट करता है कि अगर जैसे पजल बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा उसको सॉल्व करने में, मतलब और ज़्यादा कंप्यूटेशन लगेगी, तो राइट। उसके हिसाब से वैल्यू उसकी बढ़नी चाहिए कि मतलब एक पर्टिकुलर आप जो जितना इंसेंटिव दे रहे हो कि एक कॉइन दे रहे हो तो उसकी वैल्यू हिसाब से बढ़नी चाहिए। राइट, और बिल्कुल। अगर मतलब क्रिप्टोग्राफिक पजल अगर बहुत आपका मतलब वीक है तो मतलब कोई भी आराम से कर सकता है उसको सॉल्व, हम्म। तो उसकी वैल्यू ही कम होगी। तो क्या ऐसे रियल लाइफ में मतलब रिलेट किया जाता है कि इट्स समथिंग एल्स? बिल्कुल सही बोले हो तुमने, ऑलमोस्ट सही बोला है। देखो और एक चीज मैं बस इसमें ऐड कर दूं कि इसमें तुमको खुद से किसी को वैल्यू रेगुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बाय इट्स नेचर, बाय इट्स डिफॉल्ट नेचर ये रेगुलेट होता है। जैसे कि तुम एग्जांपल मान सकते हो, क्रिप्टो मार्केट इज एट इट्स कोर is exactly the same cryptographic market I'm saying. Crypto market या cryptocurrency market, at its core it is the same as share market. शेयर मार्केट में वैल्यू रेगुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि मैं एक चीज बता दूं कि कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग बाय फॉल्स मींस वैल्यू रेगुलेट करते हैं, बट खैर वो वाली केस हम लोग नहीं अभी देखेंगे। वो अटैक्स और बाकी सारी चीजें भी आगे आएंगे। बट ये है कि शेयर मार्केट में जैसे वैल्यू रेगुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती ना, वो सप्लाई एंड डिमांड के अकॉर्डिंग आपस में ही वैल्यू उसका कम और ज्यादा होते रहता है। वैसे ही क्रिप्टोग्राफिक्स पजल को हम लोग जैसे ही रेगुलेट करेंगे, उसका प्राइस और उसका जो हम लोग रिवॉर्ड है, सॉर्ट ऑफ कह सकते हो कि एक पजल सॉल्व करने का जो रिवॉर्ड हमको मिल रहा है 12.5 बिटकॉइन इन केस ऑफ बिटकॉइन, वो हमारा रेगुलेट होता है उसी हिसाब से सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। ठीक है, अगर सप्लाई ज्यादा हो रही है, ज्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर उसी हिसाब से उसका वैल्यू रेगुलेट होते जाएगा, जैसे शेयर मार्केट में होता है। समझ में आ गया मन? यस सर, यस सर। तो तुम्हारा पॉइंट सही सर था इन कि सर इन जितना पजल्स को डिफिकल्ट डिसाइड रहे। कौन करता है? क्या? सर इन पजल्स को डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइडेड रखा हुआ है, बिटकॉइन का जो पजल है वो डिसाइडेड रखा हुआ है उसके कोड में। हाँ, ये मैं कहूंगा कि कई बार होता है कि पजल को और डिफिकल्ट, बिटकॉइन का जो कोड बनाया हुआ है ना, वो ऐसा उसमें इनपुट किया गया है कि ऑन एवरेज 10 मिनट पे एक ब्लॉक माइन हो। ठीक है, 10 मिनट। और अगर मान लो ऐसा नहीं होता है कि वो हाँ हर बार 10 ही मिनट पे होता है, वो कई बार होता है कि ब्लॉक माइन हो जाता है 2 मिनट में, क्योंकि इट इज रैंडम चांस। 2 मिनट में मान लो ब्लॉक माइन हो गया, तो वो उसके कमांड में ये सारी लाइंस दी हुई हैं कि ऑन एवरेज हमें चाहिए, एवरेज वैल्यू पे 10 मिनट पे चाहिए 10 मिनट्स। मान लो एक ब्लॉक माइन होता है 15 मिनट में, तो वो बिटकॉइन का कोड ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो पजल होगा ना उसको और आसान बना देगा, क्योंकि ये हमारे 10 मिनट के मार्क से ऊपर चला गया, तो पजल की डिफिकल्टी विल गो डाउन। नेक्स्ट क्या हुआ कि जैसे ही पजल की डिफिकल्टी नीचे गई, उस पजल का अगला जो पजल सॉल्व कर दिया गया 5 मिनट में ही। तो ये एक डायनामिक प्रोसेस होता है। तो पजल डिफिकल्टी विल गो अप। आई डोंट नो आपका कोड क्या होता है। हाँ, विल गो अप। तो ये ऐसे ही चलता है कि ये डायनामिकली होता है, फिर ये ऊपर जाएगा। फिर देखा कि अगला 11 मिनट में हुआ लगभग, तो पजल की डिफिकल्टी लगभग रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऐसे ही करके फिर आगे ऐसा होगा कि कोई कुछ और सर, तो क्या ये कंप्यूटर में कोडेड होता है 10 मिनट से ज्यादा पर डिफिकल्ट? यस, ये कंप्यूटर में जो बिटकॉइन का ओरिजिनल कोड है उसमें ये कोडेड है। जो पीयर टू पीयर नेटवर्क पे हर किसी के कंप्यूटर में वो कोड चल रहा है एक साथ, उसमें वो कोडेड है कि अगर माइन होता है जल्दी तो वो डिफिकल्टी बढ़ा देगा, अगर वो माइन होता है देरी से तो डिफिकल्टी घटा देगा। वो डायनेमिकली होते रहता है, क्योंकि क्या होता है ना, तुम इमेजिन करो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल केसेस पे घुस गए हैं। अब
अब हम लोग थ्योरेटिकल की बातें नहीं कर रहे, जब प्रैक्टिकल में बातें करेंगे तो कोई भी सेंटर किसी भी कंट्री में 24/7 तो चलेगा नहीं, तो वो बंद हो जाते हैं कुछ देर के लिए, उनको स्टे पे रखना पड़ता है, नहीं तो आग लग जाएगी। सिंपल सी बात ये है, आरटीएक्स के जो तुम्हारे सिस्टम्स है वो कुछ देर स्टे नहीं करोगे दिन में, उसको ब्रेक नहीं दोगे तो उसमें आग लग जाएगी या वो खराब हो जाएगा। तो उतने देर वो सेंटर्स बंद हो जाते हैं, वो सेंटर्स बंद हो जाते हैं। माइनिंग सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं, जो प्रैक्टिकल माइनिंग सेंटर्स होते हैं वो बंद हो गए, तो उस हिसाब से वहां पे डिले होते, या सिस्टम उतनी आसानी से, नंबर ऑफ नोड्स अगर कम हो रहे हैं तो उतने आसानी से सिस्टम निकाल नहीं पा रहा है, पजल सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो फिर बिटकॉइन क्या करेगा, उसका ओरिजिनल कोड जाए का ये ऑपरेशन रहेगा कि उस हिसाब से वो पजल की डिफिकल्टी गिराते रहेगा। फिर फिर और सारे सेंटर्स वापस सारे चालू हो गए, तो उस हिसाब से वो पजल की डिफिकल्टी बढ़ाते रहेगा। ऐसे काम करता है। समझ में आ गया? खैर तो ये सर बहुत अगर उसकी वैल्यू हाँ, उसके माइनिंग टाइम पे डिपेंड कर रही है, हम्म, तो अगर एक हाइपोथेटिकल केस में बहुत सारे स्टेशंस खराब हो गए, बहुत सारे सेंटर्स खराब हो गए, तो उसमें तो सर बिटकॉइन की वैल्यू फिर ऊपर शूट कर जाएगी, बिल्कुल यही होता होगा। बिल्कुल होता है। चाइना ने बंद किया एक साथ सारे सेंटर्स, क्या हुआ? बिटकॉइन की वैल्यू ऊपर शूट की फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट उसमें से चला गया, उसमें से क्योंकि चाइना ने बैकआउट कर दिया, उसमें से लोगों का ट्रस्ट चला गया, उसकी वैल्यू एकदम ही ड्रास्टिकली नीचे आ गई। मैं दिखाऊं अगर तुम्हें बिटकॉइन ग्राफ, व्हेन चाइना बैन ही किया था शायद, चाइना ने बैन किया था बीच में। बिटकॉइन वैल्यू ग्राफ ये देखो, दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे? मेरा तो ढक गया, ये रहा। ये एक बार में कहाँ से कहाँ भाग गया था, ये शायद वही मोमेंट है, पता नहीं। बट बिटकॉइन का अगर तुम, हाँ ये रहा, ये लग रहा है चाइना वाला कहाँ पे है? ये है शायद चाइना बियो से, हाँ ये रहा। तो ये देखो, ये जो तुम्हारा एक साथ सेंटर बंद हुए, वैल्यू ऊपर भागा, और क्योंकि लोगों का ट्रस्ट गिरा इसमें, तो लोगों ने पुल आउट करना शुरू कर दिया अपना पैसा पूरा बिटकॉइन से वापस, तो वहां से वो नीचे चला गया। अंडरस्टूड? यस सर। चलो आगे बढ़े। अब हम लोग देखते हैं एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। ये बस तुम्हारे ब्लॉकचेन में नहीं काम आएगा। अगर तुम में से कोई एमएनसी से है क्या, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग से कोई है क्या? यस सर। यस सर। सर नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बोलते जाओ। शराबी हाँ, अच्छा अच्छा, मैंने देख लिया, चलो ठीक है ठीक है। तो जो भी एमएनसी से हो ना, तुम्हारा मैंने कोर्स स्ट्रक्चर देखा है, और कुंडू सर से भी मेरी बात हुई थी वैसे, तो तुम लोग को ये भी वाला भी प्रॉब्लम आता है आगे। तुम्हारे कोर्स स्ट्रक्चर में आएगा, एक किसी एक सब्जेक्ट में आएगा, मुझे नाम नहीं याद है, बाइजेंटीन जनरल प्रॉब्लम। बाइजेंटीन जनरल प्रॉब्लम, ये जनरल, वो जनरल नॉर्मल वाला जनरल नहीं है, ये वो वाला जनरल है जो आर्मी के जनरल्स होते हैं वो। और बाइजेंटीन एक एम्पायर का नाम है, बाइजेंटीन एक एम्पायर का नाम है, और उसके ये सारे जनरल्स है जो एक कैसल पे अटैक करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम समझो, एमएनसी वालों को तो बहुत काम आएगा ये, अगर अच्छे से समझते हो तो ये तुम्हारे एक सब्जेक्ट का पूरा कोर रहेगा। बट इसमें देखो, शायद ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मतलब तुम इलेक्टिव है, बट पता नहीं, वो मैं श्योर नहीं हूँ, बट कुंडू सर ने कहा था कि ये सब्जेक्ट हमारे में आता है। खैर, ये एक कैसल है, इस कैसल पे बाइजेंटीन एम्पायर के जितने हमारे पास बाइजेंटीन एम्पायर है, उसके चार हमारे नाइट्स है, चार जनरल्स है, सॉर्ट ऑफ समझो, चार जनरल्स है, वो इस कैसल पे अटैक करना चाहते हैं। अब क्या होगा, हमारे पास कंडीशन ये है कि ये हमारा जो ये वाला जनरल है, ये हमारा लीडर है, उसका, इस ग्रुप का एक लीडर है। कहानी की तरह समझो, फिर रिलेट करेंगे हम लोग धीरे धीरे कि ये एक्चुअली में हो क्या रहा है इसमें, ये हमारे क्रिप्टोग्राफिक वर्ल्ड से कैसे रिलेटेड है, या डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड से कैसे रिलेटेड है। अभी कहानी की तरह सुनो, ये चारों जो हमारे जनरल्स हैं, ये अटैक करना चाहते हैं इस पे। अब इनके जीतने का दो कंडीशंस है, दो केसेस है हमारे पास जीतने का। इफ ऑल अटैक्स, इफ
if not all, if majority attacks या if majority retreats. एक सेकंड रुकना, अच्छा ठीक है। आयुष, हेलो। हाँ। प्रमेय सर का कॉल आ रहा है, एक बार उनको मैसेज कर दो ना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो दो केसेस है कि इफ मेजॉरिटी अटैक्स और मेजॉरिटी रिट्रीट्स, इन दोनों केसेस में बाइजेंटीन एम्पायर जीतता है। ये हमारा ये वाला मेजॉरिटी रिट्रीट्स का हम लोग मानते हैं, रेड कलर से मानते हैं अभी के लिए एज ए कन्वेंशन, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। मेजॉरिटी अटैक को हम लोग ग्रीन कलर से मानते हैं। अब क्या हुआ कि अगर मेजॉरिटी अटैक्स या मेजॉरिटी रिट्रीट्स, देन बाइजेंट तो जीतेगा। अब वो मान लो कैसे जीतेगा, वो बात का चीज है, वो मतलब बच जाएंगे, बाइजेंटीन एम्पायर बच जाएगा, ऐसे केस मान लो। अगर मेजॉरिटी ऑफ देम, चार में से, चार से ज्यादा भी एग्जांपल ले सकते हो, चार से ज्यादा तुम 10 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, जैसे भी है। बट अब ये समझो कि मेजॉरिटी अगर अटैक कर रही है, चार पे हम लोग सिंपल केस में लेते हैं, बाद में एक्सपैंड करके तुम खुद समझ पाओगे। मेजोरिटी अगर अटैक कर रही है तो वो लोग जीत जा रहे हैं, मेजोरिटी रिट्रीट कर रही है तो वो एम्पायर बच जा रहा है। यानी इन दोनों केस पे हम लोग को फोकस करना है, यही होना चाहिए, ये अचीव हमें करना है। अब क्या होगा कि इन लोगों ने ये रूल बनाया हुआ है, सब एक साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते एक से। अब क्या इन लोग का कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है? ये वाला जो नाइट है, ये सब तीनों को मैसेज भेज सकता है। ये वाला जो जनरल है, ये जनरल तीनों को मैसेज भेज सकता है, ये जनरल तीनों को मैसेज भेज सकता है, ऐसे ही चलता है। ठीक है, ये सिस्टम समझ में आ रहा है? अगर कंफ्यूजन है तो रोक लो, थोड़ा सा समझने वाली चीज है, एकदम ध्यान से सुनना पड़ेगा। कंफ्यूजन है तो ये रोक लो। पीयर टू पीयर ही हो गया। क्या? पीयर टू पीयर बन गया कनेक्शन। पीयर टू पीयर कनेक्शन बन गया, एग्जैक्टली। अब ये चीज हम लोग आगे उससे रिलेट करेंगे, पीयर टू पीयर से कैसे होगा। अब हम लोग ये केस मानते हैं कि हमारा जो लीडर है ना, पहला केस, केस नंबर 1, हमारा लीडर जो है। अब ये चीज बताने से पहले मैं ये बता दूं कि इन चारों में से एक जो है हमारा, वो हमारा ट्रेटर है। इन चारों में से कोई एक हमारा ट्रेटर है। अब वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बट फॉर द फर्स्ट केस हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा जो लीडर है वो ट्रेटर नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने क्या किया कि सबको कमांड किया कि जाओ अटैक करो तुम। तीनों को अटैक करने का कमांड दिया, तीनों को अटैक करने का कमांड दिया। अब क्या होगा, ये मान लेते हैं, चलो ये वाला चीज हम हटा देते हैं इसमें से, क्योंकि लीडर को तो कोई मैसेज भेजेगा नहीं, लीडर ही सबको मैसेज भेज रहा है। फिर ये ऐसा रूल ये बना हुआ है, अगर सब ऑनेस्ट करते हैं तो रूल ये है कि मान लो लीडर ने जो मैसेज किया ना, वो मैसेज ये इसको भी पास करेगा, इसको भी पास करेगा, और वापस लीडर को वापस पास करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो ये होगा कि वो मैसेज इसको भी पास करेगा और इसको भी पास करेगा, दोनों को, बाकी दोनों को पास करेगा, बाकी सारे। ये भी इसको भी पास करेगा, इसको भी पास करेगा, ये इसको भी पास करेगा और इसको पास करेगा। और इसी तरीके से हम लोग को देखना है कि मेजोरिटी सही आए। अब क्या हुआ, मान लो ये वाला हमारा ट्रेटर है, ये वाला ये वाला जनरल हमारा ट्रेटर है। तो केस चला कैसे? जो हमारा मेन जनरल था, वो हमारा जो लीडर था, उसने इसको बोला कि अटैक करो, इसको भी बोला अटैक करो, इसको भी बोला अटैक करो। तीनों ने सॉल्यूशन ये निकाला था इस प्रॉब्लम का कि जिस अगर ग्रीन ज्यादा मैसेजेस आएंगे मेरे पास तो मैं अटैक करूंगा, अगर रेड ज्यादा मैसेज आएंगे तो मैं रिट्रीट करूंगा। तो इसने किया क्या कि इसने बोला इसको अटैक करो, इसको बोला अटैक करो, इसको बोला अटैक करो। इस वाले नाइट 1 2 3 4 हम लोग मानते हैं, नाइट 3 ने नाइट 4 को बोला, नाइट 3 ने नाइट 4 को बोला कि अटैक करो। यहाँ से यहाँ पे हमने ग्रीन आर्डर रख दिया। नाइट 3 ने नाइट 2 को भी बोला कि अटैक करो, यहाँ से यहाँ एक ग्रीन एरो आ गया। ये हमारा ट्रेटर है, नाइट 2 जो है हमारा ट्रेटर है, उसने अटैक सुना।
हाँ, तो वापस है कि नाइट 2 ने क्या किया कि ये ट्रेटर है, इसने मैसेज को चेंज कर दिया। इसने मैसेज चेंज कर दिया। इसको मैसेज आया था कि तुम अटैक करो, इसने बोला कि रिट्रीट करो। इसने रिट्रीट का मैसेज किया, इसने रिट्रीट का मैसेज किया। अब क्या होगा कि तुम काउंट करना शुरू करो। क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा? पहला केस ये देखो, इसको तो हमने भेजा, इससे तो मतलब ही नहीं है। इसको अगर हमने अटैक करने बोला तो ये रिट्रीट नहीं करेगा। इसके पास देखते हैं, नाइट नंबर 3 के पास। नाइट नंबर 3 के पास एक अटैक का ऑर्डर आया, यहाँ से अटैक का ऑर्डर आया, यहाँ से रिट्रीट का ऑर्डर आया। मेजोरिटी क्या है? मेजोरिटी इसको बोल रही है कि अटैक करो। इसने अटैक कर दिया। नाइट नंबर 4 के पास चलो, अटैक, अटैक, रिट्रीट। इसने अटैक कर दिया। ये तो हमारा जो है मतलब ट्रेटर ही है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। किंग ने क्या किया? मतलब किंग नहीं, हम इसको लीडर ऑफ नाइट्स, लीडर ऑफ जनरल्स का है। किंग तो अटैक कर ही रहा है, इसने तो बोला ही, खुद ही किया। तो मेजॉरिटी ऑफ जनरल्स ने अटैक कर दिया। मेजॉरिटी ऑफ जनरल्स हैव अटैक्ड, दे वन, बाइजेंटाइन एम्पायर वन। समझ में आया? समझ में आया? सर तो ट्रेटर एक रहेगा तो हमेशा तो जीतेगा ही ना। हाँ, तो यही, ये मतलब ऐसे अब तुमको सुन के ऑब्वियस लग रहा होगा, बट ये केस जब तुम 4 से एक्सपैंड करके 10 लाख में करोगे ना, तब तुम्हें ये चीजें समझ में आनी शुरू होगी कि ये कैसे इम्पोर्टेंट है। तो ये काफी एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। करीबन 1980s में, मुझे लगता है 1983 या 84 ऐसा कुछ है, कि उसमें पहली बार पेपर निकला था बाइजेंटाइन जनरल प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन का। और उसी पेपर पे पूरा का पूरा पीयर टू पीयर सिस्टम बेस्ड है, या डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो पूरे वर्ल्ड में जितना चलता है वो सारा बेस्ड इसी चीज पे है। अब एक और केस हम लोग देख के समझ लेते हैं। ये वाला केस तो तुम लोग खुद भी बना के देख सकते हो कि अगर जनरल ने, जो मेन जनरल है, उसने अगर रिट्रीट करने का ऑप्शन दिया रहता तो भी ऐसा ही आता, सिमिलर केस बनता। अगर तुम लोग चाहो तो खुद से टेस्ट कर सकते हो, दिक्कत आए तो मुझे बताना। अब अगला केस हम लोग ये लेते हैं कि हम लोग का जो मेन जनरल है ना, उसी को बना देते हैं हम लोग ट्रेटर। उसी को हम लोग ट्रेटर बना देते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो होगा क्या? अब इसने भेजा मैसेज कि अगर ये, चलो पहला केस हम लोग देते हैं कि अगर इसने सबको मैसेज दे दिया ग्रीन लाइट। अगर इसने सबको ग्रीन लाइट दे दिया रहता तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो सब आपस में ग्रीन ग्रीन ही पास करते और फिर जीत ही जाते। तो ये वाला केस से कोई मतलब ही नहीं। अगर इसने रेड लाइट दे दिया रहता तो सिमिलर होता कि सब आपस में ग्रीन ग्रीन पास, रेड रेड पास करते और फिर से बाइजेंटाइन एम्पायर बच जाता हमारा। बट अगर ऐसा केस रखे कि इसने 2 को ग्रीन लाइट दिया और 1 को रेड लाइट दिया, इसने 2 को ग्रीन लाइट दे दिया है, 1 को रेड लाइट दे दिया है। अब क्या होगा कि जैसे देखना शुरू करो, इसको ग्रीन मैसेज मिला है, नाइट नंबर 2 जो हमारा था उसको ग्रीन मिला है, और नाइट नंबर 3 जो हमारा है उसको ग्रीन मिला है, नाइट नंबर 4 को रेड मिला है। क्या हुआ? नाइट नंबर इसको ग्रीन मिला, इसने, ये तो ट्रेटर है नहीं, इसने ग्रीन का ग्रीन पास कर दिया, ग्रीन का ग्रीन पास कर दिया। इसने भी दोनों को ग्रीन पास किया और इसने भी दोनों को ग्रीन पास किया। तो जब इसमें वापस से काउंट करना तुम शुरू करो, तो इसको एक ग्रीन मिला है और दूसरा ग्रीन मिला है। इसको 2 ग्रीन मिला है, 1 रेड मिला है। तो क्या ये अटैक करेगा? बिल्कुल करेगा। सिमिलर केस, इसको 2 ग्रीन मिला है, 1 रेड मिला है, ये भी अटैक करेगा। इसको 2 ग्रीन मिला है, 1 रेड मिला है, ये भी अटैक करेगा। इन दैट केस ऑल्सो, अगर नाइट भी हमारा ट्रेटर होता है तो हमारा बाइजेंटाइन एम्पायर जीत जाएगा। बाइजेंटाइन एम्पायर हमारा जीत जाएगा। क्या ये चीज, ये कॉन्सेप्ट बाइजेंटाइन जनरल प्रॉब्लम समझ में आया सबको? और इसका सॉल्यूशन बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस। ये जो पूरा टॉपिक है इसको हम लोग कहते हैं बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस। मैं लिख दूं कि जो नोट से पढ़ते हैं बाद में उनके लिए आसानी है। सर तो ये फेल कब होगा? ये फेल तब होगा, हाँ ये मैं बताता हूँ। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछो। बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस।
इस वर्ड को पढ़ के तुमको कुछ समझ में आ रहा है? फॉल्ट टॉलरेंस, इसे कुछ स्ट्राइक कर रहा है क्या? ये हमारा ये चीज बता रहा है कि कितना फॉल्ट, यानी जो तुम फेल का केस बोल रहे हो उसको हम लोग फॉल्ट से रिप्लेस करते हैं वर्ड को, कितना फॉल्ट, कितना फेल ये टॉलरेट कर सकता है हमारा सिस्टम। एक बाइजेंटीन फॉल्ट टॉलरेंट बीएफटी सिस्टम हमारा कितना टॉलरेंस रेजिस्ट कर सकता है। तो उसका ये है कि मोर देन हाफ जब तक सही है तो तब तक तुम्हारा सिस्टम चलते रहेगा। हाँ, मोर देन हाफ ऑफ नोड्स जब तक तुम्हारे सिस्टम में, हम लोग इसको वापस नोड्स की तरह ले सकते हैं, या नाइट की तरह ले रहे थे, इसको नोड्स की तरह लो। मोर देन हाफ ऑफ नोड्स जब तक, अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ तो जब तक हमारा मोर देन हाफ ऑफ नोड्स आर ट्रस्ट वर्दी, जो हमारा वापस से 51% ऑफ प्रॉब्लम आ गया, तो जब तक 51% ऑफ नोड्स हमारे सही है, यानी मोर देन हाफ हमारे सही है, तब तक हमारा सिस्टम फॉल्ट टॉलरेंट रहेगा, तब तक हमारे सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंडरस्टूड? यस सर। इसमें लीड मतलब नोड सर कैसे डिसाइड होता है, ऋषभ ने पूछा है, तो ऋषभ रैंडम, वो डिपेंड करता है कि कौन सा कंसेंसस मैकेनिज्म हम लोग यूज करते हैं। ये हम, मैं बस एक पॉइंट, एक प्रॉब्लम बता रहा था जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम के साथ आती है। इसको एक ब्लॉकचेन का पार्ट ना समझो, किसी भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम के साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर उसके 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 नोड्स, अगर मोर देन हाफ नोड्स अगर उसमें फॉल्टी निकलते हैं, तो वो सिस्टम बंद हो जाएगा, वो सिस्टम खराब हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम आती है। अब इसके सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे एक एक करके। कौन पूछ रहा था? एक और आदित्य कुछ बोल रहे थे। सर ये बेसिकली मतलब जो हमने शुरू में पढ़ा था 51% वही वाला सीन है, थोड़ा वही वाला फ्लैश सीन है, देने पड़ गया। यस यस यस, उस वही वाला 51% को हमने अच्छे से समझा है बेसिकली, और उसको नोड्स कैसे उससे रिलेट होते हैं वो समझा है। तो अब हम लोग ये सारा चीज समझ चुके हैं, माइनिंग समझ में आ चुका है, हैश क्रिप्टोग्राफी डीएलटी एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क समझ में आ चुका है। अब हमारा अगला नंबर आता है कंसेंसस प्रोटोकॉल समझने का। अब जितने हमारे, जो हमारे पास ये प्रॉब्लम आया ना, बाइजेंटीन फॉल्ट टॉलरेंस, बाइजेंटीन जनरल प्रॉब्लम, बीजीपी, जो हमारे पास आया था, उसका अब हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे कैसे निकलते हैं कंसेंसस प्रोटोकॉल से। सबसे पहले देखते हैं कि कंसेंसस प्रोटोकॉल होता क्या। कंसेंसस का मीनिंग कोई बताएगा? थोड़ा इंटरेक्टिव बनाओ क्लास को। कंसेंसस एज इन मतलब सब लोग मिलजुल के जो मतलब बोलेंगे, फैसला ऐसा डिसीजन लेंगे। एक जनरल अग्रीमेंट ये कह सकते हैं कंसेंसस। गूगल पे भी जाओगे तो उसका मीनिंग यही दिखाएगा। मतलब मेजॉरिटी का व्यू। हाँ, एक जनरल अग्रीमेंट, जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है वो एक कंसेंसस बेस्ड सिस्टम होता है। इन आइडियल केस डेमोक्रेटिक सिस्टम एक कंसेंसस बेस्ड सिस्टम होता है कि जनरल पब्लिक क्या चाहती है। तो वही हम लोग देखते हैं एक कंसेंसस प्रोटोकॉल होता कैसे है। अब हम लोग इसको समझते हैं। अब जो हम लोग नाइट्स की तरह समझ रहे थे ना, उसी केस को अब हम लोग नोड पे लाते हैं और समझते हैं रियल लाइफ में ये कैसे होता है। मानो ये सारे नोड्स हैं हमारे, नोड ए, ये हमारे सारे नोड्स हैं। एबीसीडी अभी नाम दूंगा तो आगे में लिखाएगा नहीं, मुझे पहले ही दे देना चाहिए था। खैर, अगर तुम लोग को याद रहेगा तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे 6 नोड हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। आगे हम लोग अगर जरूरत पड़ता है तो लिखते जाएंगे जैसे भी हो। तो हमारे 6 नोड पे तुम देख सकते हो कि 6 नोड के पास सेम ब्लॉकचेन है, सेम कलर, यानी सेम ब्लॉकचेन मान के चल रहे हैं हम लोग। सेम ब्लॉकचेन है, सेम ब्लॉक्स है, सेम नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, सेम ब्लॉकचेन है, एकदम आइडेंटिकल सबके पास। यस सर।
ठीक है, अब एकदम ध्यान से सुनना ये चीज। अब क्या होता है कि एक कंसेंसस प्रोटोकॉल डेवलप करने में, एक ब्लॉकचेन सिस्टम डेवलप करने में दो चैलेंजेस आते हैं। या तो पहला चैलेंज है हमारे अटैकर्स का, और दूसरा कंपीटिंग चेन का। एक एक करके समझते हैं। अटैकर के केस में क्या होगा कि अटैकर दो तरीके से अटैक कर सकता है। अटैकर से मेरा ये सेंस बनता है कि एक जो फॉल्टी नोड बना रहा है, कोई चीट करना चाह रहा है सिस्टम को, तो वो दो तरीके से बेसिकली चीट कर सकता है। एक तो बीच में अपना, मान लो ये हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था ना, ये, हाँ, ये नंबर 1 वाला जो नोड है, ये नोड ने क्या किया कि बीच में एक एक ब्लॉक को उसने चेंज कर दिया। इससे क्या होगा, इसको सबसे पहली चीज कि क्योंकि यहाँ वाला ब्लॉक चेंज किया है इसने, अब बाकी लोगों से मैच करना होगा। अब बाकी के सिस्टम पे भी ब्लॉक चेंज करना होगा, इसके सिस्टम पे ब्लॉक चेंज करना होगा, इसके सिस्टम पे चेंज करना होगा, इसके सिस्टम पे, इसके सिस्टम पे, इसके सिस्टम पे। तो क्या तुम ये मानते हो कि ये इम्प्रैक्टिकल काम है? साफ साफ हो ही नहीं सकता है। तुम जाके सारे एक पूरे पीयर टू पीयर सिस्टम में सबके सिस्टम पे तो जाके नहीं चेंज कर सकते ब्लॉक। ये चीज हम लोग मान के चलते हैं। अग्री हो? यस सर। 1 लाख सिस्टम पे कोई, और वो भी विद इन सेकेंड्स चेंज करना है, क्योंकि विद इन सेकेंड्स नहीं, जो हमारा 10 मिनट टाइम था उतने में चेंज करना है, ताकि एक नया ब्लॉक अगर आ जाता है तो तुमको वापस से सबके पास जाना पड़ेगा। तो क्या 10 मिनट में पॉसिबल है कि चाइना और यूएस में एक साथ ब्लॉक सारे कंप्यूटर पे चेंज कर दिए जाए? एकदम ही इम्पॉसिबल है, मतलब फार फेच्ड भी छोड़ो, एकदम ही इम्पॉसिबल। दूसरा केस ये आता है कि इसने एक एंड में, हो सकता है कि ये वाला जो कंप्यूटर था नंबर 1 जो हमारा था, इसने क्या किया कि इसने खुद ही ब्लॉकचेन का जो हमारा क्रिप्टोग्राफिक पजल था उसको सॉल्व कर दिया, पजल को सॉल्व कर दिया, और इसने एंड में एक ब्लॉक लगा दिया अपने हिसाब से। इसमें एक ब्लॉक में उसने डेटा एंट्री दे दिया कि हाँ मेरे नाम पे 10,000 बिटकॉइन आ गए। अब इससे क्या क्या दिक्कत आएंगे? इससे क्या प्रॉब्लम आएगा कि अब तुम लोग यहाँ पे देखो, एक शीट मैंने कहीं से उठाया है, किसी वेबसाइट पे मुझे मिला, तो पूरा लिया भी नहीं है क्योंकि पूरा देखने का कोई जरूरत नहीं है ये पढ़ने का। क्या होता है कि ये सारे चेक्स होते हैं। जब भी कोई नया ब्लॉक ऐड होता है ना, तो जितने सिस्टम में जितने सर्वर्स हैं, जितने पीयर टू पीयर नोड्स हैं, वो सारे एक लिस्ट ऑफ चेक्स परफॉर्म करते हैं उस नए वाले ब्लॉक पे। एक और चीज इसमें मैं ऐड कर दूं कि नॉन्स ढूंढना और नॉन्स डाल के क्रिप्टोग्राफी, मतलब वेरीफाई करना कि हाँ वो उस नंबर से छोटा है कि नहीं, जो हमारा चैलेंज था। नॉन्स ढूंढना और नॉन्स को यूज करके उस चैलेंज को वेरीफाई करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। नॉन्स ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, और वो चैलेंज वेरीफाई करने में बहुत कम टाइम लगता है। क्या इस बात से अग्री करते हो? यस सर। चेतन ने पूछा कि 50% को टैंपर करते तो उस केस में क्या होगा, ये भी आगे हम लोग देखेंगे। ठीक से समझो कि एग्जैक्ट 50% मैं कहूंगा कि ये वाला केस हम लोग लेके चलते ही नहीं है। पहली चीज कि 50% अगर टैंपर करता है तो भी उस सिस्टम हमारा करप्ट हो जाएगा, वो तो भी वो सिस्टम करप्ट हो जाता है। अगर 51% तक वो टॉलरेंट है, 51 से नीचे वो इनटॉलरेंट है। ठीक है, मैं क्या बता रहा था? हाँ, लिस्ट ऑफ चेक्स होते हैं हमारे, जो हर एक सर्वर, जो हमारे पीयर टू पीयर नेटवर्क का हर एक सर्वर है, वो सारे ये चेक्स वेरीफाई करता है कि ये सारे चीजें हो है कि नहीं। जैसे कि एक सिंटैटिकल करेक्शन, क्या सिंटेक्स का कोई एरर है जो कोड डाला गया, रिजेक्ट इफ डुप्लीकेट ऑफ ब्लॉक वी हैव इन एनी 3 कैटेगरीज। अगर डुप्लीकेट आ रहा है तो रिजेक्ट कर देगा। ट्रांजैक्शन लिस्ट मस्ट नॉट बी एम्प्टी, ट्रांजैक्शन की जो लिस्ट मैंने पिछली क्लास में दिखाई थी कि लिस्ट रहनी चाहिए, वो एम्प्टी नहीं है। अगर एम्प्टी है तो रिजेक्ट कर देगा। ब्लॉक हैश मस्ट सर्टिफाई एंड बिट्स प्रूफ ऑफ वर्क, जो हमारा ये वाला केस था ना 0000, वो एन बिट्स प्रूफ ऑफ वर्क हम लोग उसको कहते हैं। ब्लॉक्स प्रूफ ऑफ वर्क हम लोग थोड़ी देर में और समझेंगे, एकदम एक्सपैंड करेंगे उस कॉन्सेप्ट पे। ब्लॉक टाइम स्टैम्प मस्ट नॉट बी मोर देन 2 आवर्स इन फ्यूचर, ब्लॉक का जो टाइम स्टैम्प है वो 2 घंटे फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ट्रांजैक्शन मस्ट बी कॉइन बेस्ड, दैट इज इनपुट ओनली वन इनपुट with hash equals 0 and
इक्वल्स -1 ये तुम अभी नहीं समझ पाओगे, जब कोडिंग शुरू करोगे तब समझोगे इसका क्या मीनिंग होता है, तो इस पे अभी इग्नोर करो। खैर, द पॉइंट ऑफ द मैटर इज, जो जिसपे मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये सारे जितने सर्वर्स है ना, इतने सारे सर्वर्स और बाकी के लाखों सर्वर्स हैं, वो सब लिस्ट ऑफ चेक्स परफॉर्म करते हैं ताकि ये वेरीफाई हो जाए कि ये कुछ मेलिशियस एंट्री ना, कोई भी जो नोड है जो एक नया ब्लॉक डाल रहा है ब्लॉकचेन में, वो कोई मेलिशियस एंट्री ना किया हो। अंडरस्टूड? तो अटैकर से हम लोग इस तरीके से डिफेंड होते हैं। कोई कंफ्यूजन? एनीवन? कोई कंफ्यूजन? अगर समझ No, में sir. आया तो भी बोल दो कि समझ में आ गया। Yes. एक बार बोलो तभी आगे बढ़ेंगे, या शांत बैठे रहोगे तब नहीं, ऐसे फिर बोरिंग लगने लगता है क्लास। यस सर। ठीक है? हाँ 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 हाँ, गुड गुड। यस चलो चलो चलो, अब हम लोग देखते हैं चैलेंज नंबर 2। ये हमारा चैलेंज नंबर 1 जो हमारा अटैकर वाला केस है, वो हमने सॉल्व कर दिया। वो हमारा जो नेचर था पूरे ब्लॉकचेन सिस्टम का जो अभी तक हमने बनाया था, उससे खुद ब खुद ही वो सॉल्व हो चुका है। अब क्या है हमारा चैलेंज नंबर 2? कंपीटिंग चैलेंज है हमारा। इसका क्या, इसमें क्या होता है कि अगर दो चेन ने, दो सर्वर ने, दो नोड्स ने एक साथ सेम सॉल्यूशन, मतलब डिफरेंट सॉल्यूशन निकाल दिया सेम प्रॉब्लम का। देखो, जो हम लोग यहाँ देख रहे थे, हम्म, इस वाले केस में देख रहे थे, ये इतने दूर में जितने भी वैल्यूज पॉसिबल हैं, वो किसी नॉन्स पे आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पे कई सारे ऐसे वैल्यूज हो सकते हैं नॉन्स के, जिसमें ये वाला जो हमारा पॉइंटर है ये इस रीजन में पॉइंट करे। कई सारे वैल्यूज हो सकते हैं जो इस रीजन में कहीं भी पॉइंट कर सकता है, यहाँ 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 यहाँ। यस सर। तो अब ये वाले केस में क्या होगा कि कई, अब तुम ये भी मान सकते हो, मैंने कल बताया था ये चीज कि कई बार होता है, आगे कई बार होता है कि 8 सेकंड लगता है ना ब्रॉडकास्ट करने में पूरे ग्लोब के अराउंड। 8 सेकंड तो लाइट को लगता है पूरे ग्लोब के अराउंड। थोड़ा तो स्लो सिस्टम होता है ना हमारा, जो हमारा अभी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स यूज हो रहे हैं ब्रॉडकास्ट करने के लिए इंटरनेट, उसमें भी थोड़ा तो टाइम लगता है। तुम मानते हो 4-5 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड पूरे ग्लोब में ब्रॉडकास्ट करने में। तो उन 10 सेकंड, 15 सेकंड में, या 5 सेकंड या 2 सेकंड में ही, या इवन एट द एग्जैक्ट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, क्या दो अलग अलग सर्वर सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग नॉन्स के साथ? यस सर। तो ऐसे केस में हम लोग इससे कैसे डील करेंगे? अगर हम लोग इससे डील नहीं करते हैं तो ऐसा होते जाएगा कि इसका अगर हम लोग कोई सॉल्यूशन नहीं निकालते तो ऐसा होते जाएगा कि इसने एक सॉल्व किया, वो निकाला, इसने एक सॉल्व किया, वो निकाला। अब आगे के जितने ब्लॉक्स जुड़ते जाएंगे, इस पे अलग अलग जुड़ते जाएगा और इस पे अलग अलग जुड़ते जाएगा। ये अपना वाला अपने पास वालों को ब्रॉडकास्ट कर दिया, इसको ब्रॉडकास्ट कर दिया, इसको कर दिया, ये अपना वाला अपने पास वालों को कर दिया, इसको इसको और इसको कर दिया। तो ऐसा हो गया कि दो सेपरेट ब्लॉकचेन बन गए एकदम ही सेपरेट डेटा के साथ। तो ये केस हम लोग को अवॉइड करना है फॉर ऑब्वियस रीजंस। मैं मानता हूँ कि इसका रीजन मुझे नहीं समझाना पड़ेगा। ये केस हम लोग, इस केस को हम लोग ऐसे फॉर्मली कहते हैं फोर्किंग। फोर्किंग का केस आता है। अगर तुम लोग में से कोई गिटहब यूज किया है तो फोर्किंग मतलब वो फेमिलियर होगा फोर्किंग क्या होता है। तो इस केस को भी हम लोग फोर्किंग ही कहते हैं कि सेम चीज को अगर हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ा दिए, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक तो सेम था, यहाँ से यहाँ तक तो सारे सेम है, बट ये वाला ब्लॉक अलग हो गया, ऑरेंज वाला, और ये वाला पर्पल हो गया। एंड फॉर दैट मैटर ऑरेंज और पर्पल दोनों ही सही सॉल्यूशन है, दोनों में कोई गलती नहीं है, दोनों में कोई करप्शन नहीं है, दोनों में कोई चीटिंग करने की कोशिश नहीं की गई है, दोनों सेम सही सॉल्यूशन है। बट क्योंकि दो सॉल्यूशन पॉसिबल थे, अब इस प्रॉब्लम को, ये जो हमारा कंपीटिंग चेन प्रॉब्लम आया, उसको हम लोग कैसे डील करते हैं ये देखा जाए। अब देखो ये ऑरेंज वाले ने क्या किया, ऑरेंज वाले ने क्या किया कि अपने 3 नेबरिंग जो सर्वर्स हैं, दो
दो नेबरिंग सर्वर है, उन दोनों को ये भेज दिया। ये केस हम लोग फिर से जनरलाइज केस ले रहे हैं, 6 सर्वर्स का बस केस ले रहे हैं। केस मिलियंस ऑफ सर्वर्स में आता है, बट ठीक है, इसको हम लोग एक्सपैंड करके समझ सकते हैं। इसने इसको भेजा और इसको भेजा, और इसने वापस इसको भेजा। अब क्या हुआ? क्या ये तुमको थोड़ा थोड़ा एरो एरो देख के तुमको बाइजेंटाइन फॉल्ट प्रॉब्लम जैसे समझ में आ रहा है? फॉल्ट टॉलरेंस जैसा ही क्या देख Yes, के लग sir. रहा है? थोड़ा थोड़ा वैसे ही लग रहा है ना? Yes, तो sir. वो वही चीज है, उसी Yes, को sir. हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कैसे। अब उस टॉलरेंस का प्रॉब्लम का अब हम लोग सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, और ये सॉल्यूशन निकल रहा है हमारा प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म से, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। प्रूफ ऑफ वर्क एक्चुअली प्रूफ ऑफ वर्क क्यों कहलाता है, मैकेनिज्म तो अभी देख रहे हो, प्रूफ ऑफ वर्क क्यों कहलाता है मैं बताता हूँ बस कुछ सेकंड्स में। क्या होता है ये कि इसने इसको भेजा, इसने इसको भेजा, और फिर इसने इसको भेजा, इसको मेजॉरिटी मिल गई। अभी फिलहाल तो मेजॉरिटी यही मिली, इसने ये चला दिया, इसको कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिला यहाँ तक, तो इसने ये चला दिया, और इसने ये एक नया ब्लॉक डाल दिया है ऑरेंज वाला। सिमिलरली इसने अपने पास वाले सर्वर्स को भेजा, इसको भेजा, इसको भी भेजा, अपने से कनेक्टेड है ये वाला पास वाला। बट इसको क्या हुआ कि ये वाले सर्वर से ऑरेंज आया, ये वाले सर्वर से ऑरेंज आया, और इस वाले सर्वर से पर्पल वाला आया, तो इसने मेजॉरिटी माना और ऑरेंज डाल दिया। इसके पास अभी तक ऑरेंज पहुंचा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल देख रहे हैं तो हम लोग रियल लाइफ टाइम लगेगा कुछ पहुंचने में, आइडियल केस नहीं है, तो इसके पास अभी तक पहुंचा नहीं है। तो एक ही पर्पल पहुंचा है, इसने पर्पल लेके आगे बढ़ गया, एक टाइम पे एक ही पहुंचा, इसमें पर्पल लेके आगे बढ़ गया। अब इस ये तो एक फोर्किंग हो गई हमारी। अब फोर्किंग से हम लोग डील कैसे करेंगे? तो फोर्किंग से हम लोग डील करने का तरीका ये होता है कि अब तो सबने एक्सपैंड कर दिया एक दूसरे से। अब तुम लोग देख सकते हो कि इसने ऑरेंज किस बेसिस पे लिया। इसके पास यहाँ से एक ऑरेंज आया, यहाँ से एक ऑरेंज आया, और यहाँ से एक पर्पल आया, तो इसने ऑरेंज ले लिया, ठीक है। इसके पास एक ऑरेंज आया, एक और ऑरेंज आया, इसने ऑरेंज ले लिया, एक पर्पल आया, इसने वो रिजेक्ट कर दिया क्योंकि दो ऑरेंजेस है। इसने तो पर्पल बनाया ही था, तो इससे मतलब ही नहीं है हमें। सॉरी, इसने बनाया था पर्पल, किसने बनाया था पहला पर्पल? हाँ, इसने ही बनाया था, इससे मतलब ही नहीं। इसने इसको भेजा एक पर्पल, इसने पर्पल आगे बढ़ाया, और क्योंकि ये इसके पास है, इतना जल्दी इसके पास आया, एक ही ऑरेंज पहुंच पाया तब तक, तो इसने पर्पल अपना लेके आगे बढ़ गया। ये डिस्टेंस और टाइम का कॉन्सेप्ट एक बार जरा ध्यान से सुन लो, समझ में आ जाएगा। तो ये तुम लोग देख के समझ सकते हो कि इसमें एक ने पर्पल चूज किया, बाकी तो ऑरेंज लग रहा है चूज कर दिए। तो हमारा फोर्किंग तो हो चुका है। अब फोर्किंग से डील कैसे करते हैं? फोर्किंग से डील करने का ये तरीका होता है कि यहाँ पे हम लोग जो नोड, ऑरेंज नोड या पर्पल नोड, जिस नोड ने सबसे पहले अगला केस सॉल्व कर दिया, अगला प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, उस नोड के सॉल्यूशन को हम लोग करेक्ट सॉल्यूशन मान लेते हैं। ध्यान से सुनना वापस से। जिस नोड ने, ऑरेंज या पर्पल, जिस भी नोड ने सबसे पहले अगला सॉल्यूशन ढूंढ लिया, उसको हम लोग करेक्ट सॉल्यूशन मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस केस में हुआ कि ऑरेंज नोड यहाँ पे 1 2 3 4 सर्वर पे, और पर्पल हमारे 2 सर्वर पे। तो ऑरेंज वालों ने बाय प्रोबेबिलिटी, ऑरेंज वाले ज्यादा आसानी से ढूंढ सकते हैं, तो उसने, ऑरेंज वाले ने, मतलब ऑरेंज इज ट्वाइस एज लाइकली टू सॉल्व दिस क्रिप्टोग्राफिक पजल, तो ऑरेंज वालों ने पहले सॉल्व कर दिया, एक नया ब्लॉक उसने ऐड कर दिया, और उसके बाद उसको वापस से सर्वर पे उसने कास्ट कर दिया। सर्वर पे कास्ट किया, इसको पता चला कि अगला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है ऑरेंज ब्लॉक से सॉल्व हुआ है, तो इसने क्या किया, अपना वाला ब्लॉक जो पर्पल वाला था वो हटा के फेंक दिया, और ऑरेंज एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे हमारा ये प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म से हमारा ये बाइजेपिन फॉल्ट टॉलरेंस जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। और इन जो थ्रोन ब्लॉक्स को हम लोग ऑर्फन ब्लॉक्स कहते हैं। ऐसे कोई काम का चीज नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं, बट मैंने ऐसे ही डाल दिया। तुम्हारे जो ऑर्फन ब्लॉक है, एक चीज और मैं तुम्हारा ध्यान यहाँ पे लगाना चाहता हूँ कि जो हमारे
ब्लॉक्स थे, मैंने बताया था कि 12.5 बिटकॉइन मिलता है फॉर एवरी माइंड ब्लॉक्स। तो वो जैसे ये वाले ने ब्लॉक इसने माइन किया था, हमारा जो ये वाला सर्वर था इसने माइन किया था, इसने जो माइन करके 12.5 ब्लॉक अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, वो इस वाले ऑर्फन जो हमारे ब्लॉक ऑर्फन ब्लॉक हो चुका है, अब जो ऑर्फन हो चुका है उस ब्लॉक में सेव किया था कि हाँ मेरे अकाउंट पे 12.5 बिटकॉइन ट्रांसफर हुए हैं, उसने इस पे किया था। बट अब ये क्योंकि मेन ब्लॉकचेन से डिसरिगार्ड हो चुका है, ऑर्फन हो चुका है, तो इसकी वैल्यूएंसी 0 हो चुकी है। तो उसको वो जो 12.5 बिटकॉइन मिला था वो अब उसके पास से जा चुका है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? काफी लंबा खिंचा ये। यस क्या ये सर। कॉन्सेप्ट समझ में आया Yes, सबके? sir. Yes, सर sir. इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जैसे ऑरेंज वाले ज्यादा हो गए थे फिर भी, फिर भी तो हाँ, पर्पल ये वाले ने हो तब सकता तक है। 2 कर लिया। पर्पल वाले ने 2 कर लिया, ये हो सकता है। मैंने बस बोला था कि ट्वाइस एज लाइकली, क्योंकि उनके पास ज्यादा सर्वर है, वो ज्यादा लाइकली है। बट क्योंकि ये बाई चांस है, तो हो सकता है पर्पल वाले ने पहले कर दिया तो पर्पल वाले कास्ट कर देंगे। फिर सर वो जो जितने ऑरेंज हुए थे उनको फिर से डिसरिगार्ड करके वो हाँ, तो पर्पल उनको करना पड़े। फिर उनको उनके पास से ऑर्फन ब्लॉक्स आएंगे, फिर उनके पास से ऑर्फन ब्लॉक्स आएंगे। अब फिर तुम कह सकते हो कि इसी को और एक्सपैंड करके ये भी हो सकता है कि तीसरा भी आ जाए, चौथा भी आ जाए। हो सकता है कि दूसरे केस में भी उन लोगों ने साथ ही में सॉल्व कर दिया, तो ऐसे एक लेवल बढ़ा सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंट लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो ओवर द टाइम वो क्लियर होते जाता है। ये डायनेमिक प्रोसेस है, फिर से मैं बोलूंगा, ये ओवर द टाइम खुद से क्लियर होते जाएगा। कॉन्सेप्ट यही है, अब सर इसको तुम एक्सपैंड कर सकते हो। हाँ मन बताओ। सर तो मतलब इन रियल लाइफ मतलब डेली अलग ही अलग मतलब बहुत सारे फोक होते रहते होंगे एवरी ट्रांजैक्शन पे, तो होते वो हैं, अपने आप ही मतलब बहुत सारे ये सब फोर्स होते रहते होंगे और फिर उनके ऊपर फोक होते रहते होंगे, फिर ऐसे ही हाँ, सॉल्व होते रहते हैं। बस ऐसे ही सॉल्व होते जाते हैं। ओके, वो बस एग्जैक्टली। मेजोरिटी पे मतलब। ओके हाँ, ओके, ठीक है। तो इसलिए तुम लोग अगर कुछ समय पहले से अगर क्रिप्टोग्राफिक स्फेयर में घुसे रहते, तो तुम्हें एक चीज न्यूज में बहुत फेमस हुआ था कि क्रिप्टोग्राफिक स्फेयर को अब चाइना कंट्रोल कर रहा है। उसके कारण ये है कि चाइना के पास बहुत सारे सर्वर हो गए थे, और क्योंकि चाइना एक कंट्री है, उसके पास अगर मेजोरिटी ऑफ सर्वर्स आ जाते हैं, तो वो लोग ये वाला केस ज्यादा जनरेट करेगा, वो लोग ऑरेंज वाले केस ज्यादा जनरेट करेंगे, वो लोग ज्यादा लाइकली होंगे कि सेकंड वाला प्रॉब्लम वो लोग सॉल्व करें, तो वो लोग ज्यादा लाइकली होंगे कि उनका वाला ब्लॉक एक्सेप्ट हो। और इस तरीके से वो ज्यादा कंट्रोल कर अपना कंट्रोल ला सकते हैं, चाइना अपना कंट्रोल ला सकती है ब्लॉकचेन के ऊपर, बट बिटकॉइन के ऊपर टू बी स्पेसिफिक। एंड ये एक प्रॉब्लम आया था, बट फिर चाइना ने खुद ही बैन कर दिया, तो फिर अब उनका जो है, अगर कोई अटैकर ऑर्फन ब्लॉक का नंबर इंक्रीज करे जिससे बिटकॉइन वेस्ट होते जाए, फिर तो वैल्यू को रेगुलेट कर सकते हैं। कैसे मतलब चैतन्य, वापस से बताना क्या बोलना चाह रहे हो, तो पॉइंट नहीं समझ पाया मैं। अनम्यूट कर लो। जैसे चाइना टैंपरिंग किया कुछ वैसे। हाँ, अगर देखो, नहीं तो इसमें ऑर्फन ब्लॉक जो ऑर्फन हो चुके हैं उनसे तो कोई मतलब है ही नहीं, उस केस को तो हम लोग ऐसे ही हटा देते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे चाइना ने किया क्या था कि क्योंकि उसके पास पास में चाइना इतनी बड़ी कंट्री है, बट उसके अंदर तुम लोग जाके देखोगे तो 3-4 ही सिटी है उनकी कोस्टल सिटीज जिसमें मैक्सिमम डेवलपमेंट है, जिसमें बीजिंग, शंघाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा आते हैं। तो अ, उसमें बीजिंग शंघाई चाइना में ही है ना, मैंने कुछ गलती बोल दिया हो तो मुझे याद नहीं, उतना ज्योग्राफिकल नॉलेज नहीं है मेरे पास। बट बीजिंग और शंघाई मेरे हिसाब से चाइना में ही है, और वो दोनों के यस सिटी सर। में मेजॉरिटी ऑफ हमारे ब्लॉकचेन माइनिंग सर्वर्स रखे हुए थे। एंड उस कारण से उनको ये वाले केस में फायदा आता था, फोर्किंग वाले केस में उनको फायदा आता था, क्योंकि काफी ज्यादा सर्वर है और काफी पास पास है, तो ये लोग आपस में डेटा बहुत तेजी से शेयर कर सकते हैं। और ये तेजी का मतलब है कि पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स की तेजी से, और उस तरीके से वो लोग ये काम ज्यादा और क्योंकि उनके पास सर्वर भी ज्यादा है, तो उनके पास चांसेस ज्यादा आएंगे कि वो दूसरा वाला पजल भी पहले सॉल्व कर ले। तो इस वाले केस को चाइना अक्सर विन करता था, अक्सर मतलब कि मोर देन सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, उनके वो दे वर मोर लाइकली टू विन। नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू स्टेट एनी परसेंटेज दैट आई डू नॉट
know of or not sure of. So, but they were more likely. So, सर इसमें जो ये हम्म, सीन होता है, ये हम्म, जिसमें बीजेपी वाले पूरा केस बनता है, अब ये मेजोरिटी होने की, अगर कोई हैकर है जो करप्ट करना चाहता है, वो ऐसी हम्म, डेटा मिमिक कर रहा है, हम्म। तो अब ये डिफरेंशिएट कैसे करेगा कि ये जो ब्लॉक है वो वाला, मतलब सारी चीजें सेम मिमिक कर दी और फिर ये वाला केस बनता है? देखो, सबसे पहला कि सारी चीजें सेम मिमिक करने में तुमको वर्क लग रहा है, तो उसमें तुम हैक करोगे ही क्यों, पहले चीज, ठीक है। दूसरी चीज, अगर तुम उसमें हैक करके अपना डेटा कुछ एक्स्ट्रा डालना चाह रहे हो, तो उसमें तुम्हारे इतने सारे चेक्स जो मैंने दिखाए थे, इसके अलावा और भी चेक्स हैं। ये बहुत बड़ी लिस्ट थी, मैंने छोटा सा स्क्रीनशॉट लेके बस डाल दिया है, क्योंकि मैं ये पढ़ के तुमको समझाना नहीं चाहता हूँ। अभी तुम्हें अभी मार्केल हैश क्या होता है ये सब नहीं पता है। तो ये वाला जो ये सारे केसेस जब बाकी के नोट्स वेरीफाई करेंगे, तो उन वो या तो पकड़ सकते हैं, कि बहुत इजीली पकड़ सकते हैं कि हाँ तुम्हारा एक गलत केस है, और वो तुमको हटा सकते हैं चेन से, मतलब वो वाले केस को रिजेक्ट मार सकते हैं। शायद तुम्हारा क्वेश्चन कुछ और कहना चाह रहा था, मुझे लगता है, एक बार फिर से रिपीट करना। मतलब मेरे को ऐसे ही आ रहा था कि अब जैसे इस वाले केस में भी तो एक डिफरेंट ब्लॉक्स आने लग गए, तो इसने राइट। उसको चेक्स के बेसिस पे ये भी करा होगा ना, करप्टेड वाला नहीं है ये, बस सही वाला आंसर है, बस अलग आया। क्या क्वेश्चन मैं तुम्हारा समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हो, फिर से रिपीट करो। सर अभी जैसे इसमें दो कंप्यूटर्स ने अलग अलग ब्लॉक्स निकाले, अलग नाउंसेस राइट, वाले। राइट। अब फिर कॉन्फ्लिक्ट तो यही हुआ ना कि दोनों का डेटा अलग था, फिर जिसका ज्यादा वो सही था वो करा। नहीं, एक बार तो और मैं रिपीट कर लूंगा इस चीज को। यहाँ पे जो ऑरेंज और पर्पल वाला केस है ना, ये दोनों का डेटा अलग नहीं है, ये दोनों का डेटा सही है, इन दोनों का बस नॉन्स अलग है। तो दोनों का डेटा सही है तभी तो। अब यहाँ पे इसने ये ऑरेंज वाले ने निकाला, ऑरेंज वाले ने जब निकाला, तो इसने ये भेजा अपना डेटा, ये इस सर्वर को भेजा, इस सर्वर को भेजा, इस सर्वर को भेजा, इन सबको भेजा, और इन सभी सर्वर ने ये चीज चेक किया कि क्या उसके में कुछ फॉल्ट तो नहीं है। अगर उसमें कुछ फॉल्ट आता है तो वो तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। वो तो हमने जो सबसे पहला केस देखा था यहाँ पे, ये वाला केस यस देखा सर, था, इसके अकॉर्डिंग वो रिजेक्ट ही हो जाएगा। फिर तो ये फोर्किंग वाली बात ही नहीं आई, क्योंकि उसका तो फोर्किंग डेटा वाला ही मैं गलत। समझ गया, डेटा सेम है, बस वो नाउंस अलग था, क्योंकि अलग हाँ, आ भी सकते हैं। हाँ, हाँ। ओके ओके, मेरे को बस वो चेक्स वाली चीज थी, वो आपने बताई दी, चेक्स वाला। ओके, राइट। और कोई कंफ्यूजन किसी को? अज्ञाना, तुम्हारा माइक बहुत दूर है लग रहा है। हेलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी बिल्कुल ही। चैट में लिख दो नहीं तो। चलो, दिस कंप्लीट्स आवर होल ब्लॉकचेन वेब कह सकते हो, 5 कंपोनेंट्स कह सकते हो एक ब्लॉकचेन के। जो 5 कंपोनेंट्स हैं वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग एक छोटा सा क्विज करते हैं, 4 सवाल है बस। वो चारों सवाल आयुष स्टार्ट कर दो। 4 है, 5 है? सर स्क्रीन पे हाँ, हाँ, पूछो पूछो, पूछ लो पहले। सर जैसे अभी आप दो नॉनसेंस निकले, एक ऑरेंज निकला, उस नॉन से एक ऑरेंज सोल्यूशन निकला और एक पर्पल सोल्यूशन निकला। हाँ, सर तो कंप्यूटेशनल पावर तो दोनों ही केसेस में यूज हुई। राइट। सर बट आगे जाके फोर्किंग के चक्कर से, मतलब जो ऑरेंज वाले ने सपोज मोर लाइकली है निकालने के लिए सोल्यूशन और उसने निकाल दिया, तो पर्पल वाले का वो ऑर्फन हो गया, मतलब उसने ब्लॉक हट गया मेन ब्लॉकचेन से। तो सर उसकी कंप्यूटेशनल पावर तो यूज हुई, बट उसको फिर कुछ इंसेंटिव नहीं मिला, उस चीज से फिर लॉसेस भी हो हाँ, जाते हैं ना। लॉस है, बिल्कुल लॉस है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसको उसका कंप्यूटेशन पावर लूज हुआ है, इसीलिए तो इंसेंटिव इतना बड़ा रखा गया है। तुम ये देख रहे हो, 12.5 बिटकॉइन। तुम अभी जाके गूगल करो वैल्यू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। हाँ सर, लास्ट क्लास में बताया था कुछ 2 करोड़ समथिंग। बिटकॉइंस टू
INR। खैर ये एक बिटकॉइन का दे रहा है, ये बस एक बिटकॉइन का INR में 16 क्या है, 16,70,000। हो अच्छा ये रहा, हाँ 2 करोड़ से भी ऊपर है ये, 2 करोड़ से ऊपर है ना, हाँ 2 करोड़ से भी ऊपर है। यस तो इंसेंटिव इतना बड़ा है, हो सकता है कि तुम्हारा लूज भी हो जाए फिर भी तुम इसमें गेन करोगे विथ टाइम। कभी तो ऐसा होगा जो पर्पल वाले का भी एक्सेप्ट होगा, ऐसा थोड़ी ये ये बस ट्वाइस एज लाइकली, अगर इसका 2 बार एक्सेप्ट होगा ऑरेंज का, तो 2 बार, एक बार पर्पल वाले का भी तो एक्सेप्ट होगा। तो इट इज नॉट लाइक कि उसका लॉस हो रहा है कुछ। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर। तो हाँ हाँ बोलो यस सर, बोलो बोलो शुभ। फिर तो एक तरह से मतलब जैसे आप बता रहे थे, फिर चाइना के केस में फिर वो इस तरह से थोड़ा रेग हो जाता ना चाइना के टुवर्ड से। एग्जैक्टली वो इस चीज को डोमिनेट कर रहा था, वो इस सिस्टम को सॉर्ट ऑफ कह सकते हो बुली कर रहा था, और इसका हमारे पास कोई खास सॉल्यूशन था नहीं। उसका सॉल्यूशन यही निकल पाता कि अगर हम लोग प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम से हटके किसी और सिस्टम की तरफ जाते। बट वो बुली कर रहा था इस सिस्टम को, वो एक फेयर मार्केट में बुली कर रहा था, वो किसी अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल नहीं किया, उसने फेयरली किया है, तो यस उसको तुम गलत भी नहीं बोल सकते हो। यस। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? एनीवन, एनी मोर क्वेश्चंस? आयुष ने तो क्विज स्टार्ट कर दो। 4 क्वेश्चंस होंगे, है ना? और एक 1 बाय 1 क्वेश्चन है, तो तुम आगे पीछे कर सकते हो, नीचे बटन होगा स्किप करने का, ठीक है? और जिसको नहीं देना होगा तो वो ऐसे रहने देना, 5 मिनट का टाइम रहेगा, उसके बाद क्विज बंद हो जाएगा, ठीक है? तो क्विज लॉन्च हो रहा है, लॉन्च हो चुका है। आ रहा है ना तुम लोग के स्क्रीन पे? क्या वो पार्टिसिपेट करना शुरू नहीं किया अभी तक? हमारे मेरे स्क्रीन पे ग्लिच हो रहा है, या किसी ने अभी तक आंसर नहीं किया कुछ? नहीं, अभी किसी ने नहीं किया, वो लोग अनम्यूट नहीं कर सकते क्योंकि उनके स्क्रीन पे क्विज खुला हुआ है। ओके, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? सर आई थिंक जब हम चारों सबमिट कर देंगे तब वो आपको शो होगा, क्योंकि सर मैंने एक आंसर सबमिट करा है। हाँ हाँ, जब चारों हो जाएंगे सबमिट करवाएंगे लास्ट में, तभी आंसर करवाएंगे। स्क्रीन शेयर में ऑफ कर सकता हूँ ना? अच्छा ऑफ हो ही गया, हाँ, तुम ऑफ कर दो, ऑफ हो गया, हो गया। ऑफ कर दो। नहीं, ऑफ नहीं दिख दिख रहा है क्या अभी? रहा स्क्रीन शेयर। हाँ ये रहा, स्टॉप शेयर। पाइथन का भी मैंने रखा हुआ है, ये मेरे नोट्स नहीं है, मैंने उठाया था एडेक्स वेबसाइट से।
थोड़ा थोड़ा नॉर्मल चीजें हैं। अभी जल्दी जल्दी एकदम 10 मिनट में देख के क्लास खत्म करेंगे, बहुत लंबा खींच गया आज का भी। जल्दी से 11 लोगों ने सबमिट कर दिया, बाकी लोग भी जल्दी कर दो। 2 मिनट और इसको प्रेजेंट हो जाएगा। हाँ, सर हम्म? सर जो एनवायरनमेंट वाले प्रॉब्लम था कि माइनिंग से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती है हमको, सर उसके लिए तो सॉल्यूशन है ना, जो यूएपीज ने करा हुआ था कि उनकी जो करेंसी थी वो फिक्स थी कि कितने स्टोन्स उनके पास बने हुए हैं। तो हाँ देखो, अगर हम एक फिक्स्ड ये अमाउंट ऑफ पीस ने जो कॉइन्स किया बना था के ना, रख लें। हाँ हाँ हाँ, तो इसी चीज पे एक और हमने, मैं नोट्स भेज दूंगा उसका, या फिर कभी मेरे से बोलना, मैं पढ़ा भी दूंगा। एक और हमारा कॉन्सेप्ट आता है प्रूफ ऑफ वर्क, हमने यहाँ पे देखा था। प्रूफ ऑफ वर्क का नाम प्रूफ ऑफ वर्क क्यों है? क्योंकि उसमें तुम प्रूफ दिखाते हो कि मैंने ये वर्क किया। ये वर्क किया, क्या किया? वो क्रिप्टोग्राफिक पजल सॉल्व किया, क्योंकि वो काफी डिफिकल्ट क्रिप्टोग्राफिक पजल है। मैंने उसको सॉल्व किया, मैंने उसमें वर्क किया और उसका रिवॉर्ड आया मेरे पास। तो उसको हम लोग प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। वैसे ही जैसे ये पी ने किया था, वैसे ही एक और उसी कॉन्सेप्ट पे डेवलप करके, उसी आइडिया पे डेवलप करके एक और कंसेंसस में एल्गोरिदम हमारा आता है। उसको हम लोग कहते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक या प्रूफ ऑफ अथॉरिटी भी एक उसी आइडिया से रिलेटेड है थोड़ा थोड़ा। तो इसके अलावा बहुत सारे कंसेंसस है जो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। अगर उतने आगे तक हम लोग इस कोर्स को ले जाते हैं तो और आगे के कंसेंसस भी पढ़ेंगे। ये जितना मैंने बताया है, ये ब्लॉकचेन का मतलब एक तुम्हारे तरह एक तरीके से इंट्रोडक्शन ही है। ये तुमको क्रिप्टो करेंसी तक का बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा तुम, जैसे मैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, वैसे तुम भी आगे अगर चाहते हो बनाना, तो उस हिसाब से तुमको एक्सपैंड करना होगा। बट सर आज की डेट में जो हम जिस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं उसमें दोनों तरह के प्रूफ्स यूज होते हैं ना, प्रूफ ऑफ स्टेट और प्रूफ ऑफ वर्क, क्योंकि प्रूफ हम ऑफ जो स्टेट ट्रांजेक्शंस करते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेट नहीं, प्रूफ ऑफ स्टेक वो होता है। वो स्टेक यानी किसी चीज का कोई पार्ट। स्टेक जैसे स्टेक ओन करना होता है ना, किसी कंपनी में तुम ओके स्टेक ओके ओन कर ओके, रहे स्टेक, ओके हो। सर। हाँ, प्रूफ ऑफ स्टेक। तो प्रूफ ऑफ स्टेक में बेसिकली होता क्या है कि तुम जितना नंबर ऑफ नोड्स ओन कर रहे हो ना, उसमें सॉर्ट ऑफ जैसे एक कंपनी अपना शेयर बेचती है ना, कि एक कंपनी ने 1,000 शेयर बनाए, रिलायंस ने 1,000 शेयर बनाए। तो तुम एक अगर उस शेयर को ओन कर रहे हो, तो उस कंपनी का तुम कितना ओन कर रहे हो? 0.1% ओन कर रहे हो। तो यस सर। तुम्हारा वैसे ही प्रूफ ऑफ स्टेक काम करता है कि अगर तुम उतना स्टेक ओन कर रहे हो ना, उस पूरे टोटल का उतना परसेंट स्टेक ओन कर रहे हो, तो उतनी ही ज्यादा तुम्हारी चांसेस है कि तुम वो जो क्रिप्टोग्राफिक पजल सॉल्व करने वाले इंसान बनोगे। उसमें क्रिप्टोग्राफिक पजल ही हटा दिया जाता है बेसिकली। उसमें तुमको सीधे पैसे दिए जाएंगे, और उतना तुम्हारा चांसेस रहेगा जितने तुम्हारे नोट्स ओपन रहेंगे। यानी जितना तुम उसमें इन्वेस्ट करोगे अपना नोट्स खरीदने में, उतना तुम्हारा चांसेस बढ़ेगा, और उसी हिसाब से तुमको उतना ज्यादा चांस रहेगा। मान लो अगर किसी ने 10% ऑफ नोट्स खरीद लिए, पूरे पूरे 100 नोट्स है टोटल, और टोटल में से 10 एक ही इंसान ओन कर रहा है, तो उसका चांस उसी हिसाब से बढ़ गया। एक रैंडम प्रूफ ऑफ स्टेक में बेसिकली एक रैंडमाइज, जितने नोट्स ऑनलाइन रहते हैं उनमें से सबको एक रैंडम ऑर्डर में किसी एक को वो चूज किया जाता है। अब अगर तुम्हारा सर्वर बड़ा है, तुमने 10% ऑफ, अगर टोटल 100 नोट्स है उसमें से 10 तुम्हारे ही है, तो तुम्हारा चांस बाय बाय डिफॉल्ट बढ़ गया, बाय डेफिनेशन बढ़ गया, कि तुमको ज्यादा रैंडम चांस में तुमको यस ज्यादा सर। प्रोबेबिलिटी है मिलने की। तो उस वही कॉन्सेप्ट पे चलता है हमारा प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ अथॉरिटी इससे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, वो अभी मत पूछना, समझाने में काफी टाइम लग जाएगा। अगर तुम अलग से पूछोगे मेरे से, तो मैं तुम्हें कुछ बता भी दूंगा और पेपर भी भेज दूंगा। नहीं सर, मेरा अरे मैं क्वेश्चन ये था। हाँ, सामने तुम्हें पोल दिख रहा होगा, वहाँ पे तीन डॉट पे ऑप्शंस पे जाओ। हाँ हाँ, हाँ, उसमें क्या डाउनलोड क्या रिजल्ट। ऑप्शंस आ रहा है?
आप इसको कर लो क्योंकि मैं नहीं कर सकता हूँ इसे। अच्छा अच्छा, हाँ और एक अ, CVS फाइल मैं डाउनलोड हो गया। और मैं एक शेयर रिजल्ट कर रहा हूँ और तुम लोग को तुम्हारे आंसर्स दिखेंगे, ठीक है, और ये दिखेंगे कितने परसेंट रिस्पॉन्सेज हुए हैं, ठीक है। तो जितने जिसमें मेजोरिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं वही आंसर सही है, ठीक है। तो मैं शेयर रिजल्ट कर रहा हूँ, तुम सबको दिख रहा होगा। हाँ, करेक्ट आंसर भी दिखेंगे, तुम क्या करेक्ट आंसर। हाँ करेक्ट आंसर भी दिखा ही रहा, शो करेक्ट आंसर तो ठीक है। हाँ निपुण कुछ और क्वेश्चन भी पूछ रहे थे। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि हम जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स थी उसको ईपीएस के अप्रोच से नहीं कर सकते क्या सॉल्व, कि हम नंबर ऑफ बिटकॉइंस को सेम रखें, नंबर ऑफ हम्म जो भी हमारा करेंसी है, और हम्म उसके उसमें डिस्ट्रीब्यूशन करते रहें, तो उससे जो भी उसकी वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी, लेकिन जो भी हम्म, परसेंटेज जो कुछ बंदा टोटल ले रखा है टोटल हाँ बिटकॉइंस का, हाँ। उसके हिसाब से उसकी वर्थ डिसाइड हो जाएगी। एक बार फिर से बोलो, सेम चीज एग्जैक्ट सेम लाइन। सर 1000 बिटकॉइंस अगर मेरे पास हैं, हम्म और 10 लोग हैं जो हम्म उन बिटकॉइंस में इंटरेस्टेड हैं, मतलब हम्म किसी भी क्रिप्टो में हम्म इन्वेस्ट करने के लिए, तो और वो आपस में और प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं माइनिंग करके, वो हम्म बस उन्हीं को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे वो येपीज वाला एग्जांपल था कि इसमें स्टोन सेम थे, वो बस आपस में एक दूसरे को दे रहे थे, राइट। वो उसकी ओनरशिप को एक्सचेंज कर रहे थे। सर यही अगर हम कर दें तो इससे तो कोई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी और ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी भी यूज हो जाएगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि 10 की जगह 11 जब आ जाएंगे तब क्या करोगे? फिर किस हिसाब से तुम डिवाइड करोगे? फिर तुम्हारे सिस्टम में एक प्रॉब्लम आ गया जो इनहेरिटेबल है इसमें, कि तुम कोई इंसेंटिव नए इंसान को ज्वाइन करने का नहीं दे रहे हो। तुम यस सर। चाहते हो कि तुम्हारा क्रिप्टो करेंसी ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तेमाल करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करें और उससे ज्यादा से ज्यादा परचेजेस हो। कई जगह पे क्रिप्टो करेंसी में परचेजेस भी होते हैं, कई जगह पे बस इन्वेस्टमेंट होता है। तो उस हिसाब से तुम देखो कि तुम उसमें इंसेंटिव क्या दे रहे हो एक नए इंसान को जोड़ने का। वो तो 10 ही लोग आपस में रह जाएंगे फिर। जो अगर यस कोई सर। एक नया इंसान जुड़ा तो तुम या तो ये करोगे कि उसको 100 और कॉइन दे दोगे, तो टोटल कॉइन तुम्हारी 1000 की जगह 1100 हो गया। बट इससे तुमको फिर एक दिक्कत आ गया, क्योंकि अगर टोटल वैल्यूएंसी 1000 कॉइन पे हमारे पास, एक्चुअल मनी में हम लोग बात करें, एक्चुअल मनी में मैं खुद, अगर तुम एकदम ही फाइनेंस में चाहते हो तो मैं उस पर थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ, कि एक्चुअल मनी में मैं इस पे बात ना करके हम लोग बात करते हैं गोल्ड में। जो हमारा गोल्ड सिस्टम था, जो अभी हमारे करेंसी सिस्टम के पहले आता था, उसमें क्या होता था कि गोल्ड पे वैल्यूएंसी की जाती थी, तो हम लोग उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। मान लो तुम्हारे सिस्टम में 1000 बिटकॉइंस थे पहले, राइट? 1000 बोला यस था सर। तुमने। अब यस उसको सर। 1000 बिटकॉइन की टोटल एक्चुअल वैलेंसी गोल्ड में हमारी 1000 गोल्ड नगेट्स की थी। ओके। ठीक है। अब क्या हुआ कि तुम एक नए इंसान को जोड़े। अब तुम उस नए इंसान को तो पैसे दोगे कैसे? कुछ तो उसको इंसेंटिव दोगे जोड़ने का। अब उसको देने हम्म। के लिए या तो तुम इन 10 लोगों को रिक्वेस्ट करो कि वो अपना वैल्यू इनसे ट्रांसफर करे, जो कि कभी नहीं करने वाला है कोई। दूसरा तुम्हारे पास ऑप्शन ये रहा कि तुम इसमें 100 और कॉइन जोड़ दो और उन 100 कॉइन को उसको दे दो। अब इससे क्या हुआ तुम्हारा, उसको तो 100 कॉइन मिल गए, उसके इंसेंटिव तो क्लियर हो गया। बट प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारा अब जो पहले 1000 बिटकॉइन का इक्विवेलेंट था, 1000 नगेट्स, गोल्ड नगेट्स, अब वो हो गया हम्म। चेंज होके 1100 बिटकॉइन का इक्विवेलेंट 1000 नगेट्स। तो यानी तुम्हारे यस सर। ओवरऑल बिटकॉइन की वैल्यूएंसी गिर गई। हम्म। तो इससे यस तुमको सर। प्रॉब्लम आ गया। तुम्हारे जो 10 पुराने वाले कस्टमर थे वो नाराज हो गए। ओवरऑल उनकी उनकी पैसे तो गिर गए ना। तो यस सर। ये केस भी पॉसिबल है नहीं। तो यानी कि जो तुम ये सिस्टम बोल रहे हो कि उसको फिक्स कर दे, तो वो सिस्टम नहीं चलाया जा सकता इन हम्म। प्रैक्टिकल लाइफ। अब क्या होता है कि तुम ये सोचोगे कि ब्लॉकचेन यूज क्यों ही करे जब इतना एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये जो हम लोग केस पढ़ रहे हैं ना, कि प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ वर्क वगैरह वगैरह, कंसेंसस मैकेनिज्म का, ये बस हमें परमिशनलेस ब्लॉकचेन के लिए कर रहे हैं। बट ब्लॉकचेन का यूज हम लोग बस यहाँ नहीं कर सकते, इसका एक और एप्लीकेशन होता है परमिशन ब्लॉकचेन का, जो मैंने अपना खुद के प्रोजेक्ट का एग्जांपल एक दिया था हेल्थ केयर सिस्टम में।
उसमें वो परमिशन ब्लॉकचेन का था, उसमें हमको कंसेंसस करने की जरूरत ही नहीं, उसमें तो ब्लॉक बनाने के लिए कोई भी रैंडम हॉस्पिटल बना ले, क्या दिक्कत है? उसके स्पीड तो हम लोग चेक में रख सकते हैं ना, हम लोग उसको रैंडमली बांट देंगे कि तुम बना लो, तुम बना लो, और उनको हमें इंसेंटिव भी नहीं देना पड़ेगा नोड बनने के लिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उनके पास इंसेंटिव है। अगर उनको वो रिपोर्ट्स एक पेशेंट की निकालनी है तो उसको नोट बनना पड़ेगा, और नोट बनना है तो फिर उसको हम लोग ये बोलेंगे नोट बनने का ये कंडीशन है कि भाई आप ऐसा करो कि हमारा सर्वर अपने, हमारा जो ब्लॉक बिट, जो हमारा ब्लॉकचेन है वो अपने सर्वर पे चलाओ। समझ में आया? ये परमिशन के यस केस सर। में है। तो इसका ये एप्लीकेशन भी है, तो ऐसा नहीं कि बस लिमिटेड है। मतलब ब्लॉकचेन अगर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी तो हमेशा एनवायरमेंटल हैजर्ड होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? ठीक है, एकदम छोटा सा मैं पाइथन पढ़ा देता हूँ, हालांकि अ, तुम लोगों को आता ही है, इतना तो आता होगा, बट फिर भी एक रिवीजन के लिए पढ़ा देता हूँ, क्योंकि अगली क्लास से हम लोग कोडिंग शुरू करेंगे ब्लॉकचेन का। अगली क्लास कब लेनी चाहिए, मंडे को ले लूँ या फिर अगले हफ्ते चलते हैं? अब सर मंडे को भी वैसे चल जाएगा मोस्टली, अभी तो मुझे अभी मतलब कॉलेज वेकेशन तो से खुला चल रहा नहीं है। है। हाँ, सर वेकेशन चल रहा है और मतलब लाइन में ही रहेगा कंटिन्यूस, तो अच्छा भी रहेगा। चलो एक फिर काम करते हफ्ते हैं, बाद फिर मंडे नहीं, रिवीजन है। मंडे नहीं ट्यूसडे रखते हैं, क्योंकि मुझे भी ये हम्म, सारी चीजें बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, मतलब पूरा दिन दिन लग जाता है। अब मैं अलग अलग पूरा अपने से नहीं लिखता हूँ, मैं अलग अलग कोर्सेज से लेता हूँ, करीबन 8-10 कोर्स है, उन सब से कंपेयर करके मैंने लिया है। जितना भी अब तुम लोग ये देख रहे हो पीपीटी, वो 8-10 कोर्सेज से अलग अलग कंपेयर करके फिर मैंने जितने पेपर्स पढ़े हैं उनसे कई चीजें उठाई है मैंने। तो उस हिसाब से टाइम लग जाता है, ये बनाने में काफी टाइम लगता है। मतलब एक क्लास लेने के लिए मुझे पहले 4 से 5 घंटे 6 घंटे पीपीटी बनाने में लग जा रहे हैं। तो ट्यूसडे रखते हैं अगला, ऐसे मैं ग्रुप पे भी एक बार पूछ लूंगा। तो ये हमारा बेसिक पाइथन का है, ये तुम ऑनलाइन उठा सकते हो, एडेक्स पे है ये वाला डॉक्यूमेंट, मैं भेज भी दूंगा। हम्म, हालांकि मैं बोलूंगा कि अगर तुम स्क्रीन शेयर पूरा हो रहा है ना, तो फुल स्क्रीन शेयर कर दो। क्रोम दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो ये वाले लिंक पे तुम लोग जाना, पाइथन डॉक्स। एक गार्गी मैम पढ़ाई थी क्या तुम लोगों को? किसी को पढ़ाई थी क्या? यस सर, यस सर। यस सर। गार्गी मैम का आदत है कि डॉक्स से सारी चीजें छाप देने की। एग्जैक्ट पाइथन जब वो पढ़ाई थी हमें, तो उस उन्होंने कि पूरी की पूरी डॉक्स ही पढ़ा दी थी उठा के। जो उस समय मुझे लगा था कि हाँ यार फालतू का अपना एफर्ट नहीं लगा रही, बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि डॉक्स पढ़ने का आदत अगर लग जाए तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के लिए, या टेक फील्ड में जो भी काम करता है। क्योंकि अ, मुझे अब डॉक्स पढ़ने में ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। एक तो इसमें बहुत डिटेल रहता है, जो ओरिजिनल जिसने पाइथन कोड बनाया है ना, जिन लोगों ने, कंपनी ने, उन्होंने ये डॉक निकाला है, तो उनको सबसे ज़्यादा इंटरनल चीज़ें पता है अपने कोड के बारे में, और वो बेस्ट बनाते हैं। तो डॉक्स पढ़ने की आदत डालना। मैं बोलूँगा कि ये तुम docs.python जाके सर्च कर सकते हो गूगल पे, और मैं ये लिंक भी भेज दूंगा। मेरा ईयरफोन डिस्चार्ज होने वाला है तो जल्दी खत्म करते हैं। ईयरफोन करीबन 10% पे खत्म ही होने वाला है। तो ये वाला चीज मैं लिंक भेज दूंगा, जाना और इसी पे देखना तुम भी, docs.python पे ही पढ़ना, docs.python.org 3.10 का पढ़ना, लेटेस्ट यही अभी स्टेबल वर्जन है। और ट्यूटोरियल में जाओगे, इंटरप्रेटर पहला आ जाता है, जो पाइथन इंटरप्रेटर होता है वो कैसे काम करता है वो दिया हुआ है। ये इससे पढ़ लोगे बेस्ट है, और बिल्कुल अच्छे से इन डेप्थ समझ में आएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग। पहला जो हमारा प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज देख लो, इसका कोई खास काम नहीं आता है। टैब, मतलब टैब बड़ा स्पेस देने के लिए /t यूज करते हैं, नेक्स्ट लाइन के लिए /n। ये तो तुम्हारा कोई भी लैंग्वेज पढ़ोगे ये सारी चीजें सेम सेम होती हैं। डबल बैक स्लैश से फिर तुम्हारा वो आ जाता है, कमेंट आउट हो जाते हैं सारे,
स्ट्रिंग दिखाने के लिए या तो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का यूज करते हैं पाइथन में, जैसे बाकी सारे लैंग्वेज में। कंपैरिजन ऑपरेटर तो तुम लोग जानते होगे, ये सारे लैंग्वेजेस में सेम होता है। अगर तुम एक भी लैंग्वेज जानते हो तो ये जानते हो। ट्रू फॉल्स बूलियन एक्सप्रेशन सी प्लस प्लस में 0 1 होता है, पाइथन में वो ट्रू एंड फॉल्स होता है। लॉजिकल ऑपरेटर तो तुम्हारा जो है नॉट और एंड और जो भी है। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन ये देख लेना, रट लेना एक बार, किस ऑर्डर में पहले लिया जाता है, ये तुम्हारा बेसिक्स है। हाँ, एक और इसमें मैं तुम्हें क्या ही दिखा दूं। वॉइस हैज बिकम वेरी सॉफ्ट। अच्छा भाई, 2 घंटे बोलते बोलते मेरा गला बज गया है, इसलिए वेरी सॉफ्ट। हाँ, इंटीजर स्ट्रिंग, इंटीजर किसी भी पाइथन में किसी भी चीज को इंटीजर बनाने के लिए इंट यूज किया जाता है। आगे स्ट्रिंग करने के लिए, जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाने के लिए हम लोग ये डाल देते हैं सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, उससे हम एक स्ट्रिंग पास करते हैं किसी भी पाइथन स्क्रिप्ट में। अगर हम लोग सिंगल कोट्स डाल के हाँ, तो अगर हम लोग सिंगल कोट्स डाल के इंट में डालते हैं तो वो ऑब्वियसली कन्वर्ट हो जा रहा है। जो भी है, ये बेसिक सी चीज़ है। इसमें कुछ देखने जैसा है। हाँ, कंडीशनल स्टेटमेंट इसमें कैसा होता है, एल्स इफ नहीं, इफ एलिफ एंड एल्स होता है। जो बाकी सारे लैंग्वेजेस, कई लैंग्वेजेस में तुम लोग पढ़े हो कि इफ, एल्स इफ और एल्स, यहाँ पे एलिफ होता है पाइथन में, अगर पाइथन नहीं पढ़े हो तो। ये इक्वालिटी, सिंगल स्ट्रिंग वगैरह, इससे कोई हमारा काम नहीं है। कुछ ये देख लो, ये थोड़ा काम का आता है। सिलेक्शन ऑपरेटर जो हम लोग कहते हैं, सिलेक्शन या स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग कुछ कहते हैं, जो भी कहा जाता है, काम वही है। अगर एक स्ट्रिंग हमने डिफाइन किया और स्ट्रिंग का 2 से 3 हम निकालना चाह रहे हैं, तो जीरोथ पे जो वर्ड होगा वो जीरोथ पे, मान लो अगर हम लोग स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, कैसे दिखाओगे, एक बार कंपाइलर ही खोल लेता हूँ इससे। अच्छा, पता नहीं मेरे विंडोज में पाइथन इंस्टॉल्ड है कि नहीं। स्टॉप पी वाई पाइथन में नहीं है इंस्टॉल। वेरी नाइस। तो ये मैं अगली क्लास में ही दिखाऊंगा तुम्हें, छोड़ो। विंडोज में कोडिंग करता नहीं हूँ तो अब उसमें इंस्टॉल करके रखा हुआ है नहीं। ऐसा करते हैं कि ये चीज़, पता नहीं है मैं कैसे पढ़ाऊँ तुम्हें, बहुत टाइम लग जाएगा। एक काम करना, अगले क्लास के पहले थोड़ा सा पाइथन देख के आना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैं बस बता दूंगा, इतना देख के आना। डिक्शनरी देख लेना, पूरा लिख लो। हाँ, ट्यूसडे को लेना है। डिक्शनरी देख लेना एक बार कि ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये देख लेना। और लूप्स देख लेना बस। बाकी मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जितनी चीजें होंगी वो बता दूंगा, अब मेरे से बोला नहीं जा रहा। और ठीक है, अरे कर मैंने लो। क्लास खोल रुक जाओ। क्या? हेलो, ये क्लास हाँ खोल है, रुक जाओ, लॉन्च करने दो। हाँ, लॉन्च हो क्लास गया। 4। हाँ, मेरा ईयरफोन एक बंद हो चुका है, इसलिए आवाज बहुत कम आ रहा है तुम्हारा। अरे मन कर लो। ठीक है, ये डन। एक सेकंड, लॉग इन करना पड़ेगा मुझे वापस। एक सेकंड रुकिए।
किससे है? ठीक है, हो गया। चलो ठीक है, तो आज की क्लास बंद करते हैं। ग्रुप पे कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, बाकी मैं नोट्स और रिकॉर्डिंग फिर से अपलोड हो जाएगा और वो भेज दूंगा। रिकॉर्डिंग क्लोज कहाँ से होता है?